अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। शो का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आज की जो कहानी है उस पर नज़र डालते हैं। ये कहानी है एक हाथी और चींटी की। जंगल में एक हाथी रहता था जिसे अपने बड़े डेल डॉल पर मगरूर था वो, और वो हमेशा अपने छोटे और दूसरे जानवरों को तंग करता था, उनका मजाक उड़ाता था। लेकिन जब वो जंगल से गुजर रहा था उसने एक तोते को देखा जो दरख्त पर बैठा हुआ था, और हाथी तोते से मुखातिब हुआ और कहा, ए तोते, वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं? हमें सलाम करो, हमारे साथ अदब से पेश आओ। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ, मुझे सलाम करना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तोते ने जवाब दिया, जाओ जाओ, सलाम नहीं करूँगा, क्योंकि तुम एक मगरूर और घमंडी हाथी हो। मैं तो बस देख रहा हूँ कि तुम्हारी इज्जत कैसे की जाती है। हाथी ने यह सुनकर दरख्त उखाड़कर फेंक दिया और तोते से कहा, देखा तुमने मैंने क्या हाल किया? मैं बहुत ताकतवर हूँ और तुम कमज़ोर हो। ये कहकर हाथी वहाँ से आगे बढ़ गया। हमेशा की तरह हाथी दरिया पर गया, ताकि पानी पी सके। और इस दरिया के किनारे एक चूंटी भी रहती थी। हर रोज़ चूंटी अपना खाना जमा करती थी और हाथी उसे रोज़ तंग करता था। आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था। हाथी ने चूंटी को जाते हुए देखा कि वो खाना लेकर जा रही है, और तो इस पर पूरी सूंड पानी की भरी और डाल दी। पानी ने उसका खाना बर्बाद कर दिया और बेचारी चूंटी हाथी से परेशान हो गई। उसने हाथी से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाथी ने चूंटी से मजाक करते हुए कहा, मैं तो डर गया, तुम मुझे सबक सिखाओगी? मैं तुम्हें अपने पाँव तले कुचल दूंगा। चूंटी को हाथी के मगरूर रवैये पर बहुत गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि वो हाथी को जल्द ही सबक सिखाएगी। अगले दिन जैसे ही चूंटी बाहर निकली और अपना खाना इकट्ठा करने लगी, उसने देखा कि हाथी सो रहा है। चूंटी को फौरन ही एक तरकीब सूझी। चूंटी हाथी की सूंड में जाकर घुस गई और जोर जोर से उसे काटने लगी। हाथी डर से चिल्लाने लगा, यहाँ तक कि वो रोने लगा, उसके आंसू निकल आए। चूंटी ने देखा कि हाथी रो रो कर पागल हो रहा है तो वो बाहर आ गई। हाथी चूंटी को देखकर सख्ते में आ गया और वो खुद इतना खौफजदा था कि चूंटी उसे फिर से ना काट ले, इसलिए उसने उसके आगे घुटने टेके और चूंटी से माफ़ी मांगने लग गया। हाथी अपनी गलती समझ गया और वहाँ से चला गया, और उस दिन के बाद से उसने किसी को भी सताया नहीं। चूंटी ने उससे लेकिन ज़रूर एक बात कही। उसने कहा कि अब तुम समझे कि सब अपने अपने काबिल होते हैं, सबके अपने अपने जो है ना वो टैलेंट होता है। हमें किसी पर जो है वो गुरूर नहीं होना चाहिए, ना ही अपनी ताकत पर हमें तकब्बुर करना चाहिए। गुरूर करने वाले का सर हमेशा नीचे होता है। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें ताकत दी है तो इसका इस्तेमाल दूसरों की खिदमत के लिए करो, ना कि उन्हें तंग करने के लिए करो। तो हाथी और चूंटी की कहानी है, बड़ी मशहूर कहानी है और हमने कई दफ़ा सुनी है, लेकिन हमने कहा कि जिन्होंने नहीं सुनी, ख़ास तौर पर आजकल बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो अपने बच्चों को सुनाएं, ख़ुद भी सुनाएं, इस प्रोग्राम के थ्रू भी सुनाएं। मेरी ज़बानी भी सुना सकते हैं, अपनी ज़बानी भी सुन के शाम को उनको सुना सकते हैं। तो मकसद सिर्फ यही है कि उन सारी कहानियों को हम रिवाइव करें और आप तक बताएं। तो अशरफ खान साहब और फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप बताइए, आपकी छोटी आपकी गाड़ी कैसी है? मेरी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जो सरकारी दफ्तर की गाड़ी है वो ख़राब हुई और हम आज यहाँ पे देर से पहुँचे, लेकिन आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम शुरू हो चुका है, हमने कहानियाँ करना शुरू कर दी। कहानियाँ आप जब आते हैं ना, जैसे हाथी, चूंटी, गधा, घोड़ा, ऊँट, कोई ना कोई कहानी होती है। एक दिन कल भी लकड़हारा लड़का दूसरी कहानी थी। क्या मसला ये आपके साथ? मुझे लग रहा है कि कुछ जंगल स्टोरीज है आपको, और कुछ जंगल स्टोरीज आप जो है जानबूझ के तलाश कर रही हैं आजकल। लेकिन ताकत के इस्तेमाल का इसमें मामला है, और ताकत का गलत इस्तेमाल ज़ाहिर है नहीं होना चाहिए। आपके पास भी एक पावर है, तो आप जो इस पावर को इस्तेमाल करते हुए ऐसी ऐसी कहानियाँ निकाल रही हैं। आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं? कौन नहीं करते? वैसे आप नहीं करते हैं आज भी हमारी मासूम से आदमी है। आज भी हमारी दादी ने, वैसे मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन हैं आप बड़े मासूम। आज भी हमारी दादी ने एक पुरानी जो कहानी सुनाई है, हमने बचपन में मतलब जो सुनी थी, और ये चूंटी हाथी याद आ गई ना दोबारा। मेन ये है कि अभी जो आपने बोलते हुए बोला कि बच्चों की छुट्टियां हैं, और इस वक्त जो मैं सिनेरियो की जो कहानी सुनाते हैं उसका एक मकसद ये भी है कि हम कुछ चेंज लाएं। अभी इस वक्त जो हम देखें ना, बच्चों का आप देखें मोबाइल पे गेम, ये वो, बच्चे छुट्टियां हैं, उनको पढ़ाई का बोलो तो आपने देखे हर किसी के घर में बच्चे रोना धोना शुरू होते हैं। लेकिन ये जो मैसेज है हमारा भी एक है कि वो पुरानी चीज़ें अपनी याद करें, जो उससे मैसेज होता है। यकीनन इस पर एक पैगाम था जो देने की कोशिश की कि आप हमेशा जो है, जैसे कोई बच्चे स्कूल में भी होते हैं, दूसरा बच्चा उनको तंग कर रहा है तो उनको किस तरीके से उसको हैंडल करना है, इस तरीके भी मैसेजेस दिए हैं। मगर ये वाली कहानी का ये सिलसिला ये है कि जो मकसद भी है, जैसे हमारी दादी सुनाती हैं, तो उसमें यह है कि लोगों को एक पैगाम देना है इस उससे। और जो देखे हम वीडियो भी मैं देख रहा था हाथी की, चूंटी की, क्यूट एनिमेशन थी। हाँ, तो उसमें पूरा वो एक स्टोरी
यानी स्टोरी टेलिंग जब हम देखते हैं सुनते हैं तो मज़ा भी आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तो विजुअल्स के साथ वाला दौर आ गया, मैं तो कहती हूँ। खैर यूट्यूब पे बहुत सारे जो है ना वो चैनल्स अवेलेबल हैं ज़्यादातर, लेकिन उर्दू में अभी भी हमारे यहाँ ना फुकदान नज़र आ रहा है उसका, कि हमारे यहाँ उर्दू स्टोरी, हिंदी वगैरह में, दीगर लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं। प्रॉफिट स्टोरीज़ के नाम से एक सीरीज़ है यूट्यूब पर, वो अवेलेबल है। मैं अपने बेटे को वो दिखाती हूँ, ख़ुद उसके साथ देखती हूँ बैठकर और उसे चीज़ें समझाती हूँ, तो वो मेमोराइज़ करता है और उसे याद रहता है। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें ना, हम समर वेकेशन कैंप्स में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम खुद करने लगे तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों के साथ, और वो माँ बाप के साथ उनका बॉन्ड भी अच्छा होता है, बच्चों को वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ, और आज हम देख रहे हैं कि कल ख़ास तौर पे मौसम में जो ना खासा तब्दीली हमें नज़र आ रही थी। कल शाम से मौसम में कुछ बेहतरी नज़र आई, हवाएं चलना शुरू हुई और कई जगहों पर हल्की बारिश हुई, कहीं बूंदाबांदी हुई, कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी और उन्होंने कहा है कि शहर के मज़ाफ़ात में शाम और रात में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है और आज दिन भर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तो शाम और रात में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो अभी तो इस वक्त बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। वेदर अपडेट्स लेंगे, क्या सूरत हाल है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फ़ारहान मौजूद हैं, वो हमें वेदर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो फ़ारहान बताइएगा, इस वक्त तो कराची में बहुत गर्मी हो रही है, लग तो नहीं रहा कि बारिश होगी, लेकिन ओवरऑल महकमा मौसमियात ने तो इसकी पेशगोई की है। एक दिन का सिलसिला होगा या आगे भी चलेगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जो वो पहले जो वो जुलाई के आगाज़ से मानसून की जो वो पेशगोई का अंदेशा दिया था, लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि मौसम की अंगड़ाई लेते ही जो वो महकमा मौसमियात ने भी जो वो अपनी पेशगोई के अंदर तब्दीली करी और अब ने देखा है कि 23 से 24 जून को जो वो मानसून का आगाज़ का जो वो सिलसिला करार दिया था। हमने देखा कि कल भी शहर के बेशतर मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर रात गए तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है और आज सुबह से ही वो महकमा मौसमियात ने जो वो कराची के बासी के लिए एक अच्छी खबर जो वो दी है कि आज भी जो वो शाम और रात के औकात के अंदर बेशतर ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके हैं यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी और साथ साथ जो वो तेज़ हवाएं चलने का भी जो वो सिलसिला जारी रहेगा। जबकि अगर मैं अभी के मौसम के हवाले से बात करूँ तो शहर कायद का इस वक्त मौसम जो वो खासा गर्म और मरतूब है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर कायद का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। अमूमन हमने देखा है कि सुबह के औकात के अंदर दर्जा हरारत 33 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन आज सुबह से ही दर्जा हरारत में जो इजाफा देखने में आ रहा है। 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इस वक्त शहर कायद का है, जबकि फील लाइट जो वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो वहीं दूसरी तरफ शाम के औकात में जो वो हल्की बारिश और तेज़ हवाएं चलने का भी सिलसिला जारी रहेगा। जबकि अगर मैं मगरबी सिम से चलने वाली हवाओं की रफ्तार की बात करूँ तो इस वक्त शहर कायद में मगरबी सिम से चलने हवाओं की रफ्तार जो वो खासा कम है, 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जबकि हवा में नमी का तनासुब जो वो जायद है, 68% जो हवा में नमी का तनासुब जो वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा कुछ रोज़ भी जो वो बारिश की पेशगोई का जो वो अंदेशा दिया गया है। उनकी जानिब से ये कहना है कि महकमा मौसमियात मौसम के करवट बदलते ही शहर कायद के बेहतर ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें रात और शाम के औकात में बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने का भी सिलसिला जारी रहेगा। जी सही है, सांस ले लीजिए फ़ारहान और ज़ोर से सांस लीजिए, क्योंकि आप जिस स्पीड में माशाल्लाह निकले और ठंडा पानी पीते हुए आइए, शिकंजी हमारे लिए भी लेते हुए आइएगा, क्योंकि वाकई बहुत गर्मी है। रखें अपने आप को, सभी के लिए हम बार बार ये कहते हैं कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये ना समझें कि आज बारिश की पेशगोई तो दिन में भी मौसम चिल है, दिन में मौसम बहुत गर्मी है और इस वक्त भी जो है ना वो बाहर खड़े होने वालों से पूछेंगे पसीने किस तरह से आ रहे हैं। तो हाइड्रेशन जो है उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फ़ारहान, आपने जो है वो हमें तफसीलात से आगाह किया। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में भी वेदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं और बड़ी मज़े की खबरें सामने आ रही हैं। यूके ने जो है ना हीट वेव वार्निंग जारी की है 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैं जब ये देख रही थी मैंने कहा यार अच्छा है। हीट वेव बेसिकली जो है उस वक्त ज़्यादा महसूस किया जाता है जब समंदरी हवा जो है वो बंद हो जाए, और कराची में जो है वो हीट वेव का ख़तरा हीट वेव जब भी हुआ है तो उस वक्त जानवर का नुकसान जो है उसका जो ख़तरा हुआ है या पैदा हमेशा हुआ है, तो वो इसी वजह से हुआ कि समंदर से चलने वाली हवाएं बंद हो जाती हैं। इस वक्त आप ये देखेंगे जो अभी फ़ारहान बता रहे थे कि 68% जो है इस वक्त नमी का तनासुब है इस वक्त अगर हवा में, तो ये बेसिकली जो है वो सही मायनों में कराची को जो है वो मौसम को मरतूब रखा हुआ है। जो हमें इतने पसीने आ रहे हैं, हमें इतनी ज़्यादा फीलिंग हमें बारिश की, उसकी धूप की और गर्मी की हो रही है, उसकी वजह ये नमी का तनासुब है। कल जब मैं ये देख रहा था, कल जब ये पहली बार महकमा मौसमियात ने आज से मुताल्लिक़ ख़बर दी थी कि आज शाम में जाके कराची के मज़ाफ़ात में हवा तेज़ चलेगी और बारिश भी हो सकती है, तो मैंने कहा तो कल की खबर है।
हम अपने न्यूज़ रूम में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन कल जब मैं शाम में ऑफिस से निकला तो बूंदाबांदी हो रही थी शहर में, हल्की बारिश भी हो रही थी। मैंने कहा जो मौसम कल महकमा मौसमियात ने जिसकी प्रेडिक्ट की थी किया था वो आज जो है वो हो चुका है। और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ना, जो मैंने आमतौर पर देखा और आपने भी देखा होगा कि जब ये हल्की बारिश होती है ना, उस वक्त मोटरसाइकिल सवारों के लिए बड़ी मुसीबत आ जाती है। सड़कों पर जो हमारे ऑयल पड़ा हुआ होता है उसमें जब पानी मिक्स होता है तो ऐसी फिसलन, ऐसे स्लिप हो जाते हैं। और कल भी मेरे सामने जब मैं ऑफिस से जा रहा था वापसी में और हल्की बारिश हो रही थी, मैंने यहाँ अपना बलोच कॉलोनी के ब्रिज के पास भी, शार फैसल पे भी कई जगह पे मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो स्लिप होते हुए देखा। तो ये बात ज़रूर हमें बतानी चाहिए अपने नाजरीन को भी और जो भी हमारे देखने वाले हैं कि जब भी हल्की बारिश हो तो अपनी एहतियात ज़रूर करें। ख़ास तौर पे ड्राइविंग करते वक्त जो है आपको बहुत मोहतात हो जाना चाहिए। और सिर्फ इसके लिए नहीं कि मोटरसाइकिलें जो हैं वो स्लिप हो जाती हैं। मोटरसाइकिल ज़ाहिर है उसका बैलेंस करना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 2 पहियों के ऊपर आप चला रहे होते हैं। हमने तो जो बड़ी गाड़ियाँ 4 पहियों वाली वो भी स्लिप हो जाती हैं इस मौसम में, क्योंकि ज़ाहिर है हल्की बारिश में जो पानी पड़ता है वो सड़क को धो नहीं देता, वो मिक्स हो जाता है ऑयल और डीजल जो गिरा हुआ होता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है इस मौसम में और हल्की बारिश में ख़ास तौर पे। अच्छा, अब एक और चीज़ मुझे अभी जहन में आ गई कि अभी तो चलें एक आध दिन बारिश की पेश गोई, उसके बाद मानसून का स्पेल भी आना है और बहुत ज़्यादा इस दफ़ा अशरफ भाई कहा गया है कि ज़्यादा बारिशें होंगी और तेज़ बारिश होगी, मूसलाधार बारिश का इम्कान है और स्पेल भी ज़्यादा होगा। तो हम बड़ी ख़बरें आई कि तैयारियां होंगी होगा, तो आप लोग फील्ड में होते हैं देखते हैं तो क्या तैयारियां नज़र आ रही हैं? कितने नालों की सफाई हो गई, कितनी सड़कें साफ़ होना शुरू हो गई हैं? क्योंकि अभी जैसे फ़हीम भाई बता रहे हैं थोड़े से बारिश में जो है ना कैसा कियोस हो गया, एक्सीडेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। जब ज़्यादा बारिश हो तो फिर आपको बताइए। रमशा, आपको पता है हर साल मानसून आता है और हर साल हम यही बातें करते हैं कि आपके बरसाती नाले हों, इन सब की सफाई होगी। जो कराची में टोटल अगर हम देखें बड़े नाले और जो छोटे नाले मिलाते हैं तो आपके 500 के करीब हैं टोटल। अब इनकी सफाई के लिए जो सिस्टम है वो हमारा वो नाकारा है बिल्कुल। आप ये देखें कि हमने कई बार, जैसे हमारे फ़हीम भाई भी, हर नाले पे हमें जो कराची के बड़े नाले हैं उन सब पे लगाते हैं। आपने देखा वो गुजर नाला है, फिर आपका मलीर के इलाका है। अब ये सारे, अब मसला ये है कि हमारा जो सिस्टम ना बहुत ख़राब है। कराची में जो कचरा उठता है उसका 50% आप नाले में फेंक देते हैं और उसका जो इम्पैक्ट ये आता है कि नाले में जो स्टॉपेज आती है तो उसके बाद क्योंकि बारिश का पानी कहाँ जाएगा, या तो सड़क पे रहेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, हमारे इलाके में जो आपका ड्रेन होता है यानी कि सीवरेज सिस्टम, उसका पानी डाल, सीवरेज सिस्टम की अगर नकासी की बात करें आप, मतलब बरसाती पानी का टोटल अलग है। क्योंकि बरसाती पानी की जो नकासी के लिए जो आप जब बारिश होती है तो तेज़ी से वो फ्लो मारता है। PCHS पे आए, नर्सरी पे आए, फिर आप शरह फैसल पे जाएँ, स्टार गेट पे जाएँ, तो की पॉइंट हैं जो हम लोग हमेशा जब भी बारिश हो तो हम लोग जब बैठते हैं तो फ़हीम भाई मेन ये है कि 22 पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं कराची का। जब हमें पता है 22 पॉइंट, तो 22 पॉइंट को क्लियर करना चाहिए इनको, क्योंकि कराची में जब काम पे निकलते हैं उसके बाद बारिश के बाद जब घर जाते हैं तो बहुत फंस जाते हैं। आपको पता है कई कई घंटे फंसते हैं। अब बारिश आने वाली है, अभी से स्पेल का बोला जा रहा है और मुख्तलिफ एरिए हैं जो कि आप IH चंडीगढ़ रोड पे देखें और इन सबको तो क्लियर। अभी देखें ना ये सारी चीज़ें हैं। नालों की सफाई भी एक बड़ा काम है, तमाम नाले पता है कि कहाँ कहाँ हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई हैपनिंग नज़र नहीं आ रही। बहरहाल हम यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे, कुछ मजीद भी खबरें शामिल करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। खबर यह है कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $535 मिलियन जो है वो कर्ज की मंजूरी दे दी और आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी दी है और इस एलामिया के मुताबिक नया कर्जा लिया जाएगा। बस क्या है इसमें, बस यही बात है, फिर कर्जा ले लिया और आ रहा है। अच्छा, $400 मिलियन, खबर ये है नीचे 535 में से $400 मिलियन जो है समाजी तहफ़्फ़ुज़ मंसूबे के लिए हैं और 135 जो हैं वो ज़राअत और लाइव स्टॉक के लिए हैं। देखिए, अगर हम कर्जा नहीं लेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें मुल्क चलाना है, हमें इस कौम के हर पैदा होने वाले बच्चे को जो है वो कर्ज के साथ पैदा करना है। जब हम ये नहीं करेंगे, अगर कर्ज नहीं लेंगे तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? आप लोग ये नहीं सोचते हैं। आप लोग हर वक्त जो है इस तरह की जब खबरें आती हैं और अच्छी खबरें, पॉजिटिव ये खबरें होती हैं तो आप उसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर तनकीद शुरू कर देते हैं। भाई देखें, इस मुल्क में ये एक ज़रूरी मुल्क है। अगर हम जो है $135 मिलियन अगर हम ज़राअत पे ख़र्च करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ज़मींदारों को फ़ायदा होगा, उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनकी कई कई एकड़ ज़मीनें हैं, किसानों की अपब्रिंगिंग होगी।
किसान तो बेचारा गन्ना वो बेचने के लिए परेशान खड़ा रहेगा। मैं ज़मींदारों की बात कर रहा नहीं, हूँ। अभी तो समाजी पैसे तो इसीलिए लिए जा जो रहे हैं। समाजी शोबे हैं, जब आप उनके ऊपर 400 मिलियन डॉलर जब तक खर्च नहीं करेंगे तो हमारा समाज बनेगा कैसे? तो ऐसी खबरों को आप पॉजिटिव लिया करें। हमें कर्जे की ज़रूरत है और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक ऐसा थर्ड वर्ल्ड का एक ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें वन वर्ल्ड से जो है वो लेना पड़ेगा कर्जा, और कर्जा लेके ही आगे बढ़ेंगे यार। परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह। मेरे मुंह में खाक आगे भी इंशाल्लाह कह मत देता हूँ। लगाएं आप। तो जो हमारे आने वाली नस्लें हैं वो इसी तरह कर्जों के साथ पैदा होती रहेंगी। ज़राअत के लिए ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समाजी बहबूद के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये जाता कहाँ है सब कुछ? ये कब लग कब रहा है? ज़राअत में देख लें हमारा क्या हाल है। टमाटर तक तो हम इस क्राइसिस में आए थे, मंगाने पड़ते हैं। इस प्याज तक तो हमें एक टाइम पे आके मंगानी पड़ जाती है। नहीं, जो प्लान होते हैं बजट में हम देते हैं तो उसकी सपोर्ट के लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके लिए 40 करोड़ डॉलर आ रहे हैं। टोटल है 53 करोड़ 50 लाख डॉलर। ख़त्म कर देना ये आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स भाई, आप आवाम को दूसरी तरह से रिलीफ दे दें। भाई उनका ये मकसद है कि हम लाखों लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो है मंथली कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं और महंगाई से कंट्रोल करने के लिए। मतलब आप भी कह रही, क्योंकि ये जो बिज़नेस कम्युनिटी भी यही कहती है कि अगर आपने 500 अरब रुपए रखे हुए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी, 500 अरब हमें नहीं चाहिए। आप ऐसा करें 500 अरब की 100 अरब की जो है 500 फैक्ट्रियाँ लगा दें। सही है। अब 500 फैक्ट्री लगी तो वहाँ मजदूरी भी मिलेगी, तो आपको कोई सपोर्ट तो एक दफ़ा लगेंगे ना। ये लोन लेके 500 फैक्ट्रियाँ लगा दें, 1-1 अरब रुपए, बड़ी अमाउंट होती है 1 अरब रुपए, और लगा दें आप उनको। वो कारोबार भी चल जाएगा, 500 छोटी फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी और कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। बिल्कुल तो आप इस तरह की प्लान दें। मगर हमारे यहाँ क्या है, सिंपल एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना दिया है, उसमें पैसे डालते रहे, कह रहे हैं गरीबों को मिल रहा है, लेकिन आप उससे महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसकी जो ज़िंदगी है मज़ीद मुश्किल हो रही है। उसके किराया कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे देगा, जो आपकी सबसे बड़ा मसला है वो कितने % लोगों को मिल रहा है, कितने % लोगों को नहीं मिल रहा है। इसको स्क्रूट करने वाला है कौन? गवर्नमेंट तो दावे करती है कि हमने जो गुर्बत के लकीर से नीचे लोग हैं उनके लाखों लोगों को जो है वो महीना इससे सपोर्ट कर रहे हैं। 500 अरब रुपए बजट में रखे हैं और उसके लिए अब ये पहला फ़ंड जो है बजट से पहले यानी 1 जुलाई से नया माली साल शुरू हो रहा है। 53 करोड़ डॉलर आ गए हैं, जिसमें लाइव स्टॉक है उसके लिए आपने 13 करोड़ डॉलर लिए हैं और 40 करोड़ डॉलर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए लिए हैं कि उसमें फंडिंग डाल के। लाइव स्टॉक क्या है? ये आपका जो सिंध में जो है डेयरी और कैटल और ये सारे जो है वहाँ जो लोग हैं गरीब और जो देहात में हैं, तो उनको जो आपको जैसे जानवर वगैरह हैं और ये सारे उनको भेड़ बकरी ये सब पालने के लिए, तो उनको सपोर्ट करने, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर करनी है, कारोबार कैसे बेहतर करना है, ये सारे प्रोग्राम होते हैं आपके फंडेड होते हैं। और ये कर्जा होता है, ये जो लोन दिया है ये कर्जा ही है, आपको लॉन्ग टर्म होता है। ये नहीं होता है 2 साल 3 साल में, ये आपका लॉन्ग टर्म होता है 20 साल 30 साल 40 साल। उसके आपको उसका इंटरेस्ट देना होता है, इन शॉर्ट के सूद आपको देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट भी कम तो नहीं होगा ना 535 मिलियन डॉलर? सूद लेकर हम एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं होता। दुनिया में जो वेलफेयर स्टेट्स हैं वहाँ पर बेरोज़गारों के लिए कुछ ना कुछ इनकम गवर्नमेंट की तरफ से उनको दी जा रही होती है। हमने भी उसी तरह का एक प्रोग्राम लाए हैं हम, और उस प्रोग्राम के तहत जो अभी आपका सवाल था कि क्या लोगों तक पहुँचता भी है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से पिछले दिनों ये खबरें भी आईं कि सरकारी अफसरान जो 20 ग्रेड तक के थे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है वो पैसे ले रहे थे। तो ये तो हमारा एक सिस्टम का एक अलमिया है कि जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक पैसा नहीं पहुंचता, और जिनके लिए ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा है वो इस ज़ीरे को भी नहीं छोड़ते, और वो चाहते हैं कि इसमें से भी पैसा जो है वो उन्हें मिलता रहे। उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई ये आज तक नहीं पता कौम को। एक पूरी लिस्ट आई थी लंबी चौड़ी जिसमें कई अफसरान के नाम थे, 17 ग्रेड से लेके 20 ग्रेड तक के अफसरान के नाम थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं। मेरा इसके ऊपर कोई वो नहीं है, मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता कि एक अच्छी चीज़ है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जो अशरफ ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें, आप बजाय इसके कि किसी को मछली खिलाएं उसे मछली पकड़ना क्यों नहीं सिखाते। मेरा हमेशा से पॉइंट ये रहता है कि कोई भी, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट करे या कोई भी फलाही तंजीम जो है वो दस्तरखान लगाकर लोगों को खाने खिलाए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इस तरह लोगों को मज़ीद जो है वो आदी बना रहे हैं इस बात का कि आप हाथ पैर हिलाए बगैर खाना खा सकते हैं, तो वो जो है इसके आदी बन जाएंगे। सही बात आप लोगों को इस बात के ऊपर लाएं कि खुद कमाएं खुद खाएं।
जब आप इसके ऊपर ले आएंगे, खुद इन्हिसारी के ऊपर ले आएंगे, तो इससे पूरा मुल्क को फ़ायदा होगा, पूरी कौम को फ़ायदा होगा। आपके यहाँ वो लोग जो दस्तरखानों पे लाइन लगा के खाना खाते हैं, वो किसी फैक्ट्री में जाके जॉब करेंगे, अपना खुद कमाएंगे, हलाल कमाएंगे, अपने घर पालेंगे। और इसका जो आप कह रहे हैं ना कि बतौर नेशन हमारा ये मिजाज बन गया, हमारे हुक्मरानों का भी, आवाम का भी बतौर ये कौमी मिजाज बन चुका है कि मांगो खाओ और बस वक्त गुजारे होते हैं। जो अब फहीम भाई ने बात की कि आपने खुद कमाना है और ख़ुद खाना है। चाइना का जब मैं मॉडल उठा के देखती हूँ ना, तो बिल्कुल सिंपल सी मिसाल है। उन्होंने सिंपल कहा हुआ है 18 साल 16 साल से ऊपर का बच्चा कमाएगा, खाएगा, मेहनत करेगा, कोई भी काम करेगा और जो है वो अपनी अपब्रिंगिंग और अपनी पढ़ाई जो है ना खुद करेगा। वो कॉलेज लेवल तक गवर्नमेंट पढ़ा रही है, मतलब माँ बाप की फटीगी कोई नहीं है। और फिर इतना इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, फिर वो जाहिर सी बात उनकी इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इतनी बड़ी आबादी है, हम चाइना से, ठीक है चाइना जितनी आबादी नहीं है लेकिन पीछे भी नहीं है। तो अगर हम इस रेस में लग जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो सकते हैं हमारे मामला, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि एक और चीज़ बहुत अहम है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी आइडियल पॉपुलेशन है कि एक तो इसमें मर्द और ख़वातीन की तादाद जो है वो बराबर है ऑलमोस्ट, और नौजवानों की जो तादाद है वो आइडियल पॉपुलेशन के मुताबिक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बत्ती के पीछे लगाए हुए, इधर से मांग लो, उधर से खा लो और जो है वो गुजारा कर लो। बहरहाल वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। हमने कल भी देखा कि कल मुख्तलिफ इलाकों में जो ना बिजली और पानी की अदम फरहमी पर एहतजाज हुआ। कई इलाके हैं जिनमें गुरुमंदिर, लियाकताबाद, अबुल हसन अस्फहानी रोड और औरंगी गोदाम चौरंगी, मुर्तज़ा चौरंगी, कई इलाकों में मतलब आप नाम लें और कहें कि हाँ यार यहाँ पर भी एहतजाज हुआ। लेकिन क्या हुआ कि एहतजाज तो हो रहे हैं, दूसरी तरफ खबर क्या आई, घरेलू बिजली सारिफीन पर माहाना 200 से लेकर 2000 रुपये तक फ़िक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। अब ये किस चीज़ के चार्जेस हैं? एक तरफ एहतजाज हो रहे हैं, बजाय इसके कि उसका हल निकालने की कोशिश करें, जो मनमानी हुकूमत की आ रही वो किए चले जाने। किस चीज़ के चार्जेस लगा दिया? ये अब आप जैसे कि सरचार्ज की मद में जो आपका बोझ है ना वो आवाम पे मुंतकिल हो रहा है, क्योंकि हुकूमत ने बजट में कोई भारी जो इस पर ना सब्सिडी नहीं रखी है। तो आपके जो चार्जेस हैं 200 यूनिट 300 यूनिट, उस पर रिकवरी नहीं मिल रही है। तो बिजली तो महंगी कर दी, उसके साथ आप फिक्स चार्जेस अगर आप बिजली यूज़ कर रहे हैं। और सबसे अहम बात पता है क्या है रमशा इसमें जी, अब जैसे आपका घर है, आप गए हुए हैं कहीं, ठीक है, अब जून जुलाई में लोग जाते भी हैं, अब गए में घर बंद है, जब जुलाई का उसमें ये फिक्स चार्जेस रख कर आएंगे। मैं तो दुनिया गवाह हूँ, घर बंद था, 5000 रुपये बिल आया बंद घर में, मतलब वो महीने भर घर बंद था लेकिन बिजली बिल आया। आप मतलब आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, अगर आप सर्विसेज देंगे तो उसके चार्जेस होते हैं। आप दुबई जाएं, मिडिल ईस्ट में कहीं भी चले जाएं, वो ऑटोमेटिक है। आप जा रहे हैं तो नीचे की है, उससे बंद करिए, जिसमें आपकी गैस, पानी, बिजली सब बंद हो जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और ये तुर्की में भी है, ये पूरा मॉडल है, एक सिस्टम कहलाता है यूटिलिटी सर्विस। हमारे यहाँ तो हर चीज़ अलग अलग डोर है ना, अलग अलग विंडो है। अब आप ये बताएं मैं बिजली इस्तेमाल करूँ नहीं करूँ, गैस इस्तेमाल करूँ नहीं करूँ, गैस पे भी लगा हुआ है फिक्स चार्जेस 400 रुपये जी। और अगर आप गीज़र चलाते हैं 6 महीने जैसे सर्दियों में, तो उसके आपके 400 नहीं, उसके 1000 रुपये फिक्स चार्जेस। गीजर का कौन से ज़मानों की आप बातें कर रहे हैं? अब तो कराची वाले गीजर कहाँ चलाते हैं गैस पे? गैस ही नहीं होती। हाँ वो तो नहीं होती, लेकिन इन्होंने फिक्स चार्जेस लगाए हुए। अब ये आप सर्विस मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। मैं भी हैरान होता हूँ कि जो हमारे ये तमाम एसोसिएशन है क्यों नहीं चैलेंज करती हैं। अब जब मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट से इन सबसे बोला ये फिक्स चार्जेस पे आप लोग क्यों नहीं जाते, कहते हैं भाई अशरफ साहब आप बोल रहे हैं ये हम अदालत जाएंगे, वकील करेंगे, उसे पैसे लगाते रहो, इतना लंबा उसका प्रोसेस होगा, एट दी एंड क्या होगा, ज़ीरो। अब ये इन्होंने जो फैसला किया है, आप खुद कह रहे हैं पॉवर्टी लेवल यानी गुर्बत की लकीर से, आपकी जो महंगाई की वजह से कितने लोग नीचे चले गए, आबादी का 50% जो है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं इस वक्त लोग, उनका ज़िंदगी गुजारा करना मुश्किल हुआ है। आप जाके जैसे फ़हीम भाई अभी बता रहे, जगह जगह आपने सैलानी और ये सारे खुले में के मुफ्त में खाना देना है, ठीक है। अभी आप कह रहे थे थोड़े अरसे पहले कि आप ही के अल्फाज हैं, अगर शो में किसी दिन ढूंढ के निकलवाती हूँ मैं, आपने बड़ी बातें की थी वैसे अशरफ भाई, नई हुकूमत आएगी तो जी थोड़े अरसे में आप देखें, और वो जो सऊदी विज़िट हो गया और वो ईरानी भी आ गए सदर, तो ये भी हो गया तो बहुत अच्छा होगा, गुर्बत जो है ना वो बेहतर हो जाएगी, इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, बिजली के रेट्स में भी हम देखेंगे। क्या हुआ, वो कहाँ गया सब? देखिए जब नई गवर्नमेंट का SIFC बना और उसके बाद जो खबरें हम सब ने देखी कि 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, मैं एज अ बिजनेस रिपोर्टर जब मैं देखता हूँ कि 70 अरब डॉलर, हमारे कर्जे हैं 130 अरब डॉलर मजमूई, और 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही, तो फ्यूचर आउटलुक आप क्या देखेंगे कि सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। 1 साल गुजर गया है, 10 करोड़ डॉलर भी नहीं आए।
अब मसला ये है कि सऊदी इन्वेस्टर आए, कतर का हुआ, आपने यूएई का विजिट किया, ये जी, सारे जी। अब वेटिंग हो रही है, वेट एंड सी पे जा रहे हैं हम। अब सीपैक था, उसका इंडस्ट्रियल जोन की बात हो रही थी। अब हम जो आगे स्टेप बढ़ रहे हैं, इट विल टेक टाइम। मुझे लग रहा है कि 2 साल और लगेंगे। अगर ये पैसे नहीं आए और ये सारी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो आपकी इकोनॉमिक साइकिल और स्लो डाउन हो जाएगी। जो बजट के इकदाम हैं, क्योंकि हम देख रहे थे आगे चल के मईशत अच्छी होना शुरू होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री बंद होती हुई नज़र आ रही है। जो एक्सपोर्टर है वो काम बंद कर देंगे, जो इंडिकेशन दे रहे हैं। बस तो फिर बात हुई ना कि फ़हीम भाई, इलेक्शन से पहले ऐसी हाई बनाई जाती है, जो शोर शराबा ऐसा किया जाता है, दौरे करवाए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ताल्लुकात तो हैं सब जगह पर, और ये मंझे हुए सियासतदान जो है वो हमारी इस वक्त जीत कर आए हैं इस दफ़ा जो इलेक्ट हुए हैं। तो ये बस वही है कि मंजरनामा ऐसा पेश करते हैं, ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस आप जिसको कहते हैं ना, कराची में दीवारें वारे खड़ी करके, ये यहाँ पे भी यही हुआ। मंजर ऐसा पेश किया कि सब अच्छा होगा, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त जो हुकूमत है ना, वो बड़े मज़े की हुकूमत है। और मैं आज सुबह उस पर सोच भी रहा था अखबार पढ़ते हुए कि वफाक में बज़ाहिर PDM की हुकूमत है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है और MQM भी है। बजट पेश किए जाने के वक्त खबरें ये आई कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो बजट इजलास का बाइकआउट करेगी। फिर वो मनाने गए, मान गए, इजलास में भी आ गए। फिर ये आया है कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो बजट मंजूर नहीं होने देगी। फिर बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हो गई। अब वो चीज़ें भी आ रही हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी बजट मंजूर होने देगी और उसमें रुकावटें खड़ी नहीं करेगी। तीसरी तरफ हमें ये नज़र आता है कि वही पीपल्स पार्टी जब सिंध में बजट पेश करती है तो वफाक में जो उसकी इत्तेहादी है MQM, वो यहाँ सिंध असम्बली में शोर कर रही होती है कि आपने ये टैक्स लगा दिया, आपने वो टैक्स लगा दिया। वहाँ आपका कोई और नज़रिया होता है, वहाँ आप जो है किसी और बात पे जो है एहतजाज कर रहे होते हैं, यहाँ आप कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये इस वक्त जो एक सियासतदानों ने आवाम को एक तरह से बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि वफाकी टैक्स के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी और जो सूबे में टैक्स लगेगा, ख़ासतौर पे सर्विसेज पे जो टैक्स लगे हैं, उसके ऊपर जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन सब की जानिब से जो है वो उसके ऊपर एहतजाज सामने आ रहा है, रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। यहाँ MQM भी उसके ऊपर जो है अपोजिशन के तौर पर जो है वो एहतजाज कर रही है। तो एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है इस वक्त, आवाम को कन्फ्यूज़ करके रख दिया है। आवाम को ये समझ नहीं आता कि मेरे लिए बात कौन कर रहा है। वहाँ वो टैक्स लगता है तो कोई और बात करता है, यहाँ इस टैक्स के ऊपर कोई और बात करता है। ये जो फिक्स चार्जेस वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो आपने IPP से मुआहदे किए हुए हैं, बिजली घरों से जो मुआहदे किए हुए हैं, जब तक आप उन मुआहदों को रीडू नहीं कर लेते, उनके ऊपर नज़रसानी नहीं कर लेते, इस मुल्क का मसला हल नहीं हो सकता। इन बिजली घरों से जो ये बिजली घर जो एक कैपेसिटी रखते हैं बिजली बनाने की, आपने उसके मुताबिक उनसे मुआहदे किए हुए हैं। ये बिजली घर जब बिजली बनाते हैं तो वो बिजली, आपके ट्रांसमिशन सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि वो बिजली मेरे घर तक पहुंच सके। वो बिजली बनने के बाद भी बिजली घर में ही रह जाती है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हो सकता है बनती भी ना हो, जब वो वहीं रह जाती है, लेकिन आपको उस IPP के मालिक को वो बिजली बनाने के पैसे देने हैं, बेशक वो सिस्टम से गुजर के मेरे घर तक ना पहुंची हो, और वो फिक्स चार्जेस की मद में जो है अब मुझे देने पड़ेंगे। तो ये जिस तरह का आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जनाब आप जो है एक ज़रिए मुल्क कहलाते हैं, लेकिन इस मुल्क में ज़राअत पे टैक्स नहीं लगता, ज़मींदारों पर टैक्स नहीं लगता। इतना अरसा हो गया हमें ये बात सुनते हुए कि हम ज़रिए मुल्क हैं। जब से हम पैदा हुए हमने यही पढ़ा है अपने मुताला पाकिस्तान में भी और उसमें भी कि जनाब हम एक ज़रिए मुल्क हैं, लेकिन इस ज़रिए मुल्क में ज़राअत पर टैक्स क्यों नहीं है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। वो सेक्टर जहाँ से आप सबसे ज़्यादा कमा सकते हैं वहाँ आप टैक्स नहीं लगाते। रियल एस्टेट के ऊपर आप उस तरह से टैक्स नहीं लगाते जिस तरह से आपको लगाना चाहिए। टैक्स आप लगाते हैं तनख्वाहदार तबके के ऊपर, उसको आप कहते हैं कि जी तुम इतना दे रहे थे, अब तुम इतना नहीं दोगे, अब तुम इतना दोगे। भाई वो घर कहाँ से चलाएगा? दूसरी तरफ आप उससे फिक्स चार्जेस की मद में भी ले रहे हैं, आप पर यूनिट जो उसकी बिजली में भी इजाफा कर रहे हैं, आप गैस की जो कीमत है उसमें भी इजाफा कर रहे हैं, पानी आपके घर में नहीं आता। K4 के मंसूबे के लिए मुझे अफसोस होता है इस दफ़ा के सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी कि K4 के लिए एक फूटी कोड़ी नहीं रखी गई है बजट में। और K4 इतना इम्पोर्टेंट है कि 1 अरब 25 करोड़ योमिया इस शहर की पानी की ज़रूरत है, जिसमें से सिर्फ 40% मिलता है। कितना? 40% पानी इस शहर को सिर्फ मिलता है, 60% पानी की कमी तो हमें योमिया बात है। वो ये ना, देखें ये बिजली के खिलाफ एहतजाज हुआ, फिक्स चार्जेस लगे, पानी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, कौन सुन रहा है? तो एहतजाज करने भी तो इसीलिए लोग नहीं निकलते, फिर सुनेगा तो कोई भी नहीं आवाम। के नहीं है ना, ये मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए एक ऑन एयर प्रोग्राम में बैठ के, लेकिन कश्मीर में जब एहतजाज हुए
तो आपने कश्मीर में आटा भी सस्ता कर दिया, बिजली भी सस्ती कर दी, बाकी उनकी शराइत भी मान ली। इस शहर में लोग रोज़ाना सड़कों पर निकल के एहतजाज करें, मैं रोज़ाना की बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं। हमारे पास जो ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन है, अगर आप उसको फॉलो कर रही हो तो आपको अमूमन उस पर मैसेज नज़र आ रहे होते हैं कि जनाब फलां सड़क बंद हो गई है क्योंकि फलां जगह पे मकीन निकल आए हैं, एहतजाज हो रहा है पानी बिजली की बंदिश के खिलाफ। करें इतनी गर्मी में लोग परेशान तो लोग आके रोज़ की बुनियाद पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उस एहतजाज का कोई असर नहीं हो रहा है। बहरहाल क्या होगा। अच्छा जी, कमिश्नर कराची साहब की तरफ से ना स्पोर्ट्स फेस्टिवल की भी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। एहतजाज तो अपनी जगह हो ही रहे हैं, लेकिन 20 जून को गधागाड़ी रेस होगी और चल रहे हैं फिर अशरफ खान साहब देखने हमने कौन सी गाड़ियाँ भगानी है। मुख्तलिफ गेम्स का इनेकाद होगा, स्टेक होल्डर से मुशावरत, ट्रैफिक के लिए प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। क्या कहेंगे अशरफ भाई? भाई कमिश्नर कराची जो हैं 2-3 एक्टिविटी बहुत अच्छी कराते हैं, जिसमें आपका मैराथन रेस होती है, फिर आपकी ये डोंकी कार्ट रेस होती है, बाकी दीगर जो है तो इसके लिए एक्टिविटी चाहते हैं। और ये ख़ास तौर से इनका फोकस होता है, अगर आप देखें पीछे जाएं तो लियारी के साइड पे, उन साइड पे वो एक्टिविटी देना चाहते हैं कि कुछ उनको वहाँ पे उनको मसरूफ़ रखें। अब उसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पे आप जाके जब देखते हैं तो इनकी भी मीटिंग होती है, मसाइल और मसाइलिस्तान, तो लियारी की माड़ी और ये सारे एरिया में यहाँ पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, तो उनको वो एक्टिविटी देना चाहते हैं ताकि वो, क्योंकि अगर आप वीकेंड पे भी जाएं तो ये लोग खुद भी रोडों पे निकलते हैं और ये सब, तो ये वो जगह जाके इनको मसरूफ रखने के लिए अच्छा है प्रोसेस के उनको एक्टिविटी। और आपने भी जिक्र किया ना मैराथन रेस, तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो मैराथन रेस हुई है कमिश्नर कराची की जानिब से वो जो मुनक्किद का, उसमें इंटरनेशनल जो है ना मैराथन प्लेयर्स भी आए थे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी कि चले हमारे शहर में ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई छोटी सी भी खबर हो तो वो मिस ना हो जाए, कोई अच्छा हो तो आप तक ज़रूर बताएं। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब देखते हैं कि अभी बजट की बातें हो रही हैं, टैक्सेस लगने की बातें हो रही हैं, तो घर का बजट बनाना भी एक मुश्किल काम होता है। रोज़ाना हम जो है ना वो आगे पीछे, क्योंकि ईद का सीज़न था तो बहुत सारी चीज़ों की ना नज़रें रखना ज़रूरी होता है कि आइए देखते हैं सबसे पहले चिकन के रेट्स क्या हैं और आज गोश्त के रेट्स क्या हैं। ज़रा पहले तो उस पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या रेट्स चल रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें कि अंडों की जो कीमत है वो 240 रुपये होलसेल में और 248 रुपये पर डज़न इस वक्त मिल रहे हैं और इसी रेट पर मेरे ख्याल से मिल भी रहे हैं। मछली की प्राइसेस भी आपके सामने आ गई। चिकन की प्राइस में इस वक्त जो है वो रिटेल में 496 रुपीज़ पर केजी, पता नहीं अशरफ भाई इसी रेट पर मिल रही है चिकन? मुर्गी जो है 320 रुपये और जो गोश्त है मुर्गी का 500 रुपये के करीब। बोनलेस बीफ अभी भी नहीं मिल रहा होगा, नहीं ये तो है ही नहीं ना, 635 रुपये 12, लेकिन ब्लैक में बड़ा मिला है बीफ जो है ना वो कितना 550 रुपये किलो मिल रहा था ना ईद पर। तो जी ये आपके 1700 रुपये पर केजी मटन अभी भी नहीं दस्तयाब है। ये सरकारी रेट्स हैं और हमें जब दुकानों पे जाते हैं तो कुछ और आते हैं। सब्जी के रेट्स भी दिखाएं आज क्या है वेरी क्विकली। सब्जी के रेट्स पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा करेंसी रेट्स, जेब में पैसा होगा तो सब्ज़ी लेने जाएंगे ना। माल के हाल में इस वक्त जो है वो कैनेडियन डॉलर 204 पे पहुंच चुका है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 184, कुवैती दिनार 917.7 और इसके अलावा यूरो इस वक्त नीचे आता हुआ थोड़ा सा नीचे आया है। 300 एंड अबव था, 300.6 था, भी नीचे आया। सऊदी रियाल 73.6 नीचे आ गया है और डॉलर की कीमत में हम देख रहे हैं कि इजाफा नज़र आ रहा है। 280.7 पे वो जो है वो डॉलर पहुँच चुका है। सब्ज़ी के रेट्स देख सकते हैं हम इस वक्त, दिखाइए। आलू 80 रुपये नहीं मिल रहे, ये तो इसीलिए तुम लोग चलाते हो तो मैं बोलूँ नहीं मिल रहे। प्याज 110 120 मिल रही है। गोभी शोभी नहीं ख़रीदी भाई अभी थोड़े दिन पहले तक। अच्छा जी, बंद गोभी 33 रुपये में कहाँ मिलता है यार। 25 रुपये लौकी नहीं अवेलेबल। 20 रुपये तुरई कहाँ मिलेगा, ये सब मुझे सब कुछ दिला दो। बैंगन जो है वो 50 रुपये किलो, ये लग रहा है ये 200 रुपये में पूरा ठेला खरीद लेंगे। हाँ मंडी के रेट है। भिंडी भी 80, भिंडी 200 रुपये अभी थोड़े दिन पहले 200 रुपये थी ईद से पहले। तो ये बस ये कमिश्नर कराची साहब को जगाना होगा कि आप ये गधा गाड़ी रेस तो करा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये जो रेस यहाँ पे लगी हुई है सब्ज़ी के रेट्स में जो अन्नी मचाई हुई है दुकानदारों ने, ज़रा इस पर भी नज़रसानी करें। और जाते जाते जो है ना वो हमारे पास बर्थडे विश भी है और बर्थडे विश में
अजमीर, आपको बहुत सारी जो है ना वो दिली मुबारकबाद। बेटा खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और जो है वो अपने अब्बा का नाम रोशन करो। शुक्र है तुम अपने अब्बा में बिल्कुल नहीं मिलते, तुम बहुत प्यारे हो और बहुत स्टाइलिश हो अजमीर। सो कंटिन्यू इट और बहुत बहुत सारी दोबारा से मुबारकबाद बेटा आपको। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब। अभी नहीं जा रहे हम लोग कहीं पर भी, अभी हम लोग यहीं पर ही हैं आपके साथ। तो फ़हीम भाई ये बताएं कि क्या कहते हैं, ये अभी हम रेस की भी बात करते हैं लेकिन एक और ख़बर नज़र से गुजरी, वो भूल गई मैं आपसे करना। ये क्या है कि कराची के जिस इलाके में क्राइम ज़्यादा हो वहाँ के पुलिस अफसरान से जवाब लिया जाएगा। इजलास हुआ, इसकी अपडेट्स भी देते जाएँ जाते जाते। हाँ देखें, ये कोई पहली बार नहीं है। जब हुकूमत बनी थी और ये हमारे नए वज़ीर दाखिला साहब आए थे, ज़िया लंजार साहब, तो इन्होंने तो जिस इलाके में भी कोई अगर स्ट्रीट क्राइम में कोई शहरी जहाँ भाग हो रहा था तो उन्होंने उस इलाके के SHO को जो है वो मअतल करना शुरू कर दिया था। 3-4 SHOs मअतल हुए थे, तो मैंने ये देखा था कि क्राइम रेट नीचे भी आया था। SHOs जो हैं वो इलाके में निकल के पुलिसिंग करने लगे थे, बजाय इसके के अफसरान, बल्कि सारे SHO ही नहीं कि वो बजाय इसके एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहें। सही। उसके बाद ये हुआ कि जनाब थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से ही, पुलिस के आला अफसरान की जानिब से ही इसके ऊपर काफ़ी एहतजाज हुआ कि इस तरह जो है सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी, पुलिस का मोराल नीचे आ जाएगा। शहरियों के मोराल की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, उनके पुलिस का मोराल नीचे आ जाएगा। आप किसी भी शहरी के मारे जाने के ऊपर SHOs का जो हटाने का सिलसिला ये बंद कीजिए, वो सिलसिला बंद कर दिया गया। लेकिन अब ये फिर नज़र आ रहा है कि फिर आप वही बात कर रहे हैं कि जवाबदेह जो है वो इलाका पुलिस होगी अगर कोई क्राइम होता है, और होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। कानून भी यही कहता है। SHO जिम्मेदार है इस बात का, DSP जिम्मेदार है इस बात का, SP SSP जिम्मेदार है इस बात के कि उनके इलाके में क्राइम कंट्रोल हो। लेकिन हमें जो है वो क्राइम कंट्रोल होते हुए नज़र नहीं आता। ये इजलास की बातें हैं, प्रेस रिलीज की सूरत में आती हैं, इसी तरह से छपती हैं, इसी तरह से एयर होती हैं, और अल्लाह अल्लाह खैर। एक और चीज़ बड़ी ज़रा ज़रूरी कही थी वज़ीर आला हसन साहब ने कि S4 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिएगा। अभी कह रहे हैं कि सेफ सिटी पर काम होते हुए नज़र आना चाहिए, और जो शिपमेंट्स है CCTV कैमरों की वो भी आ रही है, और जो ज़रूरी सहूलियात हैं वो भी मुहैया करें। पिछले दिनों भी बड़ी सेफ सिटी के प्रोजेक्ट पर बातें हुई, तो क्या हैपनिंग है? देखें, कोई 10-12 साल हो गए सेफ सिटी के बारे में हमें सुनते हुए, और इस शहर की ज़रूरत थी, इससे भी पहले थी। 10-12 साल पहले जब सेफ सिटी की बात हुई थी तो उस वक्त इसके ऊपर अमल हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर यही हुआ कि नैब के डर से अफसरान ने उन फाइलों पर दस्तखत नहीं किए जो सेफ सिटी से मुतालिक थी। फिर ये हुआ कि हम किससे ख़रीदेंगे, जिससे ख़रीदेंगे उसमें कमीशन रखने के ऊपर किसी वक्त हमारे ख़िलाफ़ कोई केस ना बन जाए, तो उससे डरते हुए अफसरान ने वो मामला पूरा नहीं होने दिया। अब जाके NRTC को, जो एक सरकारी इदारा ही है एक तरह से, उसको जो है सेफ सिटी का टारगेट दे दिया गया है कि आप इसे मुकम्मल करें। लेकिन अभी पहला फ़ेज़ है। इस पहले फ़ेज़ में आप सिर्फ रेड जोन को, जहाँ जो है वो वी जितने लगाने लगा लें, VIPs रहते हैं, उस वहाँ पर आप जो है पहले सेफ सिटी बना रहे हैं, कैमराज लगा रहे हैं, फिर आप एयरपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर जो है और उसके अतराफ की सड़कों पे लगा रहे हैं। भाई इस शहर में क्राइम रेड जोन में नहीं होता, खाली स्ट्रीट क्राइम में साउथ में सिर्फ 2 लोग मरे थे। मैंने अभी पिछले दिनों में डेटा देख रहा था, सिर्फ 2 लोग। साउथ पूरा जो है तकरीबन रेड जोन जो है वो साउथ में आता है, सिर्फ 2 लोग मरे थे स्ट्रीट क्राइम में। इसमें एक बलवानी साहब का था जो भी ताजिर थे, उनके कातिल आपने पकड़ लिए। वो कातिल माशाल्लाह से कच्चे से आए थे, यहाँ आके उन्होंने वारदात की थी और वो पकड़े भी गए उसमें से कुछ लोग। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। इसमें आप कहते हैं आप रेड जोन को जो है सेफ सिटी का पहला मरहला आपने बना दिया उस, फिर एयरपोर्ट, दूसरे शहर के दूसरे इलाके कहाँ हैं? जबकि सब जानते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ना क्राइम रेट ज़्यादा है, और इसको स्क्रू करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बाहर होना तो शुरू हो, रेड जोन में लग जाए, बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप दोनों के वक्त बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम देख रहे हैं कि आज जो है वो इंटरनेशनल विडो डे मनाया जाता है, और ये इंटरनेशनली मनाया जाता है, यानी बेवाओं का आलमी दिन। मकसद इसका क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो 2011 में जो है ना वो इसका आगाज़ हुआ, 23 जून को ये मनाया जाता है, और एक रेजोल्यूशन पास हुआ था UN जनरल असेंबली में, जिसके बाद ये कहा गया कि जो ख़वातीन हैं जो बेवा हो जाती हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इस बात की यकीनन आलमी सतह पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो
भी राइट्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, लाइफस्टाइल है, उसको बेहतर बनाया जा सके और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। तो ये डिफरेंट जो है ना फाउंडेशंस के थ्रू फिर इसको ड्राइव किया गया और अभी दुनिया के बेशतर ममालिक में इस दिन को मनाया जाता है। और आज हम इस शो में बात करने का मकसद भी ये है कि हमारे यहाँ में हम देखते हैं कि जब ख़वातीन बेवा हो जाती हैं तो हम ये समझते हैं कि बस अब ज़िंदगी जो है ना वो रुक गई है, या जो है वो एक स्टॉप लग गया है, या उनको हमने देखते हैं सपोर्टिव रोल की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ भी किस तरह के लॉज मौजूद हैं, क्या नहीं हैं बेवाओं के लिए कवानीन, और क्या कवानीन है, क्योंकि हम भी अपने आप को वेलफेयर स्टेट होने की बात करते हैं। तो एज़ वेलफेयर स्टेट हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बेवाओं के लिए। अगर इस्लाम में बात की जाए तो इस पहलू को भी डिस्कस करेंगे कि अल्लाह ताला ने कितने ज़्यादा बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, इन लोगों के हुकूक रखे हैं, लेकिन क्या हम उनको जानते हैं और अदा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। इस वक्त मेरे साथ रज़िया दानिश साहिबा मौजूद हैं, आप लॉयर हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम रज़िया? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। कुछ देर के बाद हमें जो है वो अल्लामा साहब भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव सीखेंगे कि जो बेवाओं के हुकूक हैं वो क्या हैं और उनको किस तरह से अदा किया जा सकता है, किन पर लागू होते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। लेकिन कमिंग बैक टू यू रज़िया साहिबा, कि हम ये देख रहे हैं कि आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई हमारे यहाँ बेवाओं के बारे में इस तरह से सोच एज स्टेट या जो है वो सोचा गया है, लॉज मौजूद हैं? क्या कहता है हमारा कानून इस बारे में? थैंक यू वेरी मच टू इनवाइटिंग मी। और ये बहुत अहम इशू है जी। और पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि जहाँ बहुत सारी जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे हम डिप्राइव्ड हो रहे हैं। इसी तरह से जो विडोज़ के राइट्स हैं वो भी नहीं दिए जा रहे या उनको रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं किया जाता। और जैसा कि कानून में हमारे यहाँ बहुत थोड़े से राइट्स दिए गए हैं कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, आपका मेंटेनेंस का राइट है और डावर अमाउंट का। बस ये 3 चीज़ें आपकी जो है वो कानून के अंदर मौजूद हैं कि अगर कोई खातून बेवा हो जाती हैं और उसके बाद उनका जो मेंटेनेंस है वो इद्दत पीरियड तक का जो है वो जो भी उनके हस्बैंड थे उनकी जो भी एसेट्स एंड स्टेट्स हैं उसमें से वो जो उनका जो मेंटेनेंस का राइट है वो पहले डिडक्ट होगा, उनका डावर अमाउंट डिडक्ट होगा, देन फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जो भी उनका तरीका है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होती है। सही। तो एक तो ये कानून के अंदर जो है एक राइट ये दिया गया है। दूसरा राइट ये है कि जी जो तरीका है बेवा का, नॉर्मली क्या होता है कि जो यतीम और बेवाएँ हैं जब उनके हस्बैंड चले जाते हैं, और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान या इंडो पाक के अंदर जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो जब एक खातून जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही होती हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी होते, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जैसे सास ससुर हैं या देवर जेठ या नंदे, वो उनको डिप्राइव कर देती हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड। वो क्या होता है कि जी उनको राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं मिलता और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया जाता है। जैसे अभी एक केस हुआ था जिसमें काजी फाइजी ईसा साहब ने जो है बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया है, पैक्स कोर्ट का केस था, उसमें 16 साल लग गए एक बेवा औरत को अपना हक लेने के लिए। तो इट्स टू डिफ़िकल्ट इन आवर सोसाइटी स्पेशली पाकिस्तान कि हमें अपना राइट जो है, हमारा जो जस्ट राइट है जो हमें कानून ने भी दिया है, शरीयत ने भी दिया है, उस राइट से हमें डिप्राइव कर दिया जाता। तो एक बेवा होने की वजह से एक खातून जिस मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम से गुज़रती है, जिस ट्रॉमा से गुज़रती है, वो मेरा ख़्याल है उसकी कोई भी कहीं के ऊपर भी रिकॉग्निशन नहीं है और उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इसमें फर्दर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि किस तरह से उनके राइट्स को रेस्टोर किया जा सकता है और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है हमारे यहाँ इस तरह से कानून वज़ा किए जाएं और कोई स्पेशल जो है वो कोर्ट्स का क़याम मुमकिन किया जाए कि जिसके थ्रू बेवा और यतीम लोगों की बिल्कुल सेपरेट जो है वो प्रोसीडिंग्स हों और वहाँ के ऊपर एज सुन एज़ पॉसिबल उनका जो राइट है वो उनको दे दिया जाए। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि फ़ाइनेंशियल जो हमारी, क्योंकि ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं हमारे मुल्क में, तो सबसे बड़ा मसला यही आता है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाहे बच्चे हों तब भी
औरत के ऊपर बार आ जाता है, और अगर बच्चे ना हो तब भी उसने अपना तो गुजारा करना ही है। तो इसके लिए स्टेट का क्या रोल है? कुछ हेल्पिंग हैंड है, नहीं है? कोई इदारे इस तरह के मौजूद हैं या नहीं है, या सिर्फ आपको जो वो इनहेरिटेंस की आप बात करिए उसी के ऊपर रिलाई करना पड़ता है? उसमें भी 16-16 साल लग रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे कोई इदारे मौजूद नहीं हैं, या ऐसी कोई कानून साजी अमल में नहीं लाई गई है, या कोई सेपरेट जुरिस्डिक्शन नहीं है कि जहाँ के ऊपर इन मामलात में इस तरह की जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कि किसी के हस्बैंड के डेथ के बाद जो ख़वातीन को जो है सफ़र करना पड़ता है, उनको एज सून एज़ पॉसिबल जो है रिज़ॉल्व किया जाए। तो ऐसा कोई भी इदारा पाकिस्तान में नेशनल या प्रोविंशियल जो है सतह के ऊपर मौजूद नहीं है कि जो कि बेवाओं के हुकूक़ की प्रोटेक्शन करे या उनको उनका जस्ट राइट दिलवा सके। अच्छा, इंटरनेशनली क्या इस तरह के कोई कवानीन मौजूद हैं या नहीं? हम इस पर भी बात करेंगे कि दुनिया की दीगर स्टेट्स में क्या हो रहा है इस हवाले से। और फिर दूसरी बात, जैसे मैंने आगाज़ में कहा था कि इस्लाम इस बारे में, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे हुकूक़ हैं, बीवियों के हुकूक़ हैं, बेवाओं के हुकूक़ हैं, यतीमों के हुकूक़ हैं, तो बेवाओं के हुकूक़ पर आज हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात हो रही है बेवाओं के आलमी दिन के हवाले से, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं भी कहती हूँ ना कि इस्लाम को जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं या गौर और फिक्र करते हैं ना, तो ये सिर्फ बात नहीं कि कुरान और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है, एक ज़ाब्ता हयात है, लेकिन हमने जो है ना ज़रा उसके ऊपर गौर व फिक्र शायद छोड़ा हुआ है, उसको अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल नहीं किया हो कि हर छोटी से छोटी चीज़ में भी कहते हैं ना कि अगर हम उसको शामिल कर लें तो मामलात बहुत आसान हो जाते हैं। सैयद शहरयार दाऊद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। शो दाऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम, मिजाज बखैर, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात हो रही है आज बेवाओं के आलमी दिन के हवाले से। तो बेवाओं के हुकूक़ जो है ना वो इस्लाम ने वज़ा कर दिए हैं, तो क्या हैं उनके हुकूक़ और किस तरह से उन्हें मिलने चाहिए? आप इस पर जो शरीयत कह रही है, इस्लाम कह रहा है, कुरान कह रहा है, उस हवाले से रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इस्लाम ने चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कि रहमत लिल आलमीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक प्रैक्टिकलिटी का ऐसा दीन पेश किया है कि जिसके अंदर फर्स्ट यू प्रैक्टिस, फिर उसके बाद आप आगे उसको तरवीज करें, उसकी तबलीग करें। बेवाओं का एक आलमी दिन मना लिया गया। अब ये 2010-9 में कुछ हुआ था, 2011 से स्टार्ट हुआ जी, ऐसा ना। जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिर ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो निकाह ही सबसे पहले बेवा के साथ किया। क्या बात है, सबसे पहला निकाही बेवा, और जो 25 साल तक इसका स्पैन रहा। माशाअल्लाह। फिर उसके बाद अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को छोड़ के तकरीबन सारी ही बेवा या मुतल्लिका ख़वातीन से हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाए। अगर हम अहद जालियत में देखते हैं या दूसरे मज़ाहिब में देखते हैं, शौहर मरा, बीवी साथ ही जला दी गई, सती कर दी गई। अच्छा जी, शौहर मरा तो उसके भाइयों ने उसकी बीवी को माल गनीमत समझ के अपने निकाह में ले लिया। शौहर मरा, यहाँ तक कि दूसरे उसकी बीवियाँ यानी सौतेले बेटे उसको अपने बाप की बीवियों को आपस में बांट लिया करते थे। माज़अल्लाह, ये जहालत की इंतहा थी। रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हुज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, उसको ज़रा सा अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, नजात है। हमने लास्ट टाइम बात की थी ना, उसमें कितना 3 मरतबा फरमाया, ऐ लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। क्या बात, औरतों में माँ, बहन, बेटी, बीवी चारों आ गए। सही। अब इसके अंदर जो बहन है या बीवी है वो बेवा भी तो होगी, अल्लाह ना करे बेवा हो, लेकिन अगर वो बेवा हो गई तो फिर उसका रिस्पेक्टफुल किस्म का एक स्टेटस है सोसाइटी में। पहले 1 साल से ज़्यादा लोग, कोई बेवा हो जाती थी ना, उसको गंदी कोठड़ी में, गंदे कमरे में डाल दिया करते थे। 1 साल की उसकी इज्जत होती थी, ना उसको कपड़ा पहनने, साफ कपड़ा पहनने दिया जाता था, ना उसको अच्छा खाना दिया जाता था। मतलब इंतहाई कसमुपरसी की हालत में रहती थी। फिर जब वो साल अपना इद्दत पूरी करके आती थी तो फिर उसके साथ दरिंदगी का यही बांट दिया, चल भाई मैं ले लेता हूँ, तू ले ले। भाई यानी देवर जेठ वगैरह आपस में इसको बांट लिया करते थे, सौतेले बेटे बांट लिया करते थे। इस्लाम ने रिस्पेक्ट दी।
4 महीना 10 दिन, और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखें बाकायदा मेडिकल साइंस ने इसके बिल्कुल ऊपर बड़ी scientific रिसर्च research करके आई। बताया 4 महीने 10 दिन की क्या अहमियत है और क्या इसके ऊपर इसकी ऐसे। ज़रूरत है। फिर उसके बाद उसको पूरा पूरा इख्तियार हासिल है कि अपनी मर्जी से जहाँ चाहे निकाह करे। हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता कोई बेवा हो जाए तो अव्वल तो वो फ़ौरन ही ससुराल छोड़ देती है, उसके बच्चे देखिए सबसे छोड़ना ज्यादा ना भी impact- चाहे ना तो छुड़वा दिया जाता है। छुड़वा बड़े दिया। अफसोस माँ बाप के साथ अपने- बहुत अपने सारे बहन भाई, खवातीन ऐसी चल तू जिनका इधर कोई आ जा। घर नहीं होता लेकिन उनको निकाल दिया जाता तू मेरे पे भारी नहीं है, 2 रोटी तुझे भी खिला दूंगा, बड़ा भाई या बाप कह रहा होता है। है। हाँ ये क्या है? यानी ये कौन सी मंतिक है भाई, ये क्या लॉजिक है कि भाई तुझे मैं बिठा के खिला दूंगा? वो भी बिठा के क्यों खिलाएगा? उसकी शादी कर, उसका निकाह करो, क्यों मायूब समझा जाता है? ये दूसरे मज़ाहिब से इनहेरिट किया हुआ शायद हम लोगों ने, कुछ लोग कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान हुए हैं, कुछ लोग, बहरहाल तो इस्लाम ने इस ये जो खाली औरत ही नहीं बेवा होती, उसके साथ जो बच्चे मिजरेबल लाइफ में आते हैं, उनके साथ जिनसी तशद्दुद होता है, उनको साथ हरासमेंट होता है, उनके साथ एक वो जिसे कहते हैं सोशल उनके साथ अब्यूज़ होता है, और क्या क्या उनके साथ उनकी लाइफ, फिर एक स्प्लिट डुअलिटी वाला जो है ना बच्चा माशरे के अंदर हम दे देते हैं, जो ऊपर जाके बड़ा होके डेवलप होके एक करप्ट माइंड लेकर के आता है कि मेरे माँ के साथ ये हुआ था, छोड़ूंगा, शादी करता तो अपनी बीवी पे वो जुल्म करता है जो मेरी माँ पे जुल्म हुआ है। मतलब इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है 4 महीने 10 दिन की इद्दत हो गई, अब इसका निकाह करो। एक बड़ी मशहूर हदीस मुबारक जो पता नहीं क्यों नहीं हम लोग सुनाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 कामों में जल्दी करो। नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ो। नंबर 2, जनाजा आ जाए तो फ़ौरन जनाजा पढ़ो। नंबर 3, बच्चे बालिग हो जाएं तो फ़ौरन उनको निकाह करो। और एक रिवायत में है कि बेवाओं के फ़ौरन जल्दी निकाह करो जब वो अपनी इद्दतें गुजारने। ये हुक्म हम क्यों नहीं सुनाते? ये हुक्म हम क्यों नहीं आम करते? बेवा क्यों एक ऐसा अंसर बन गया हमारी माशरे का जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बेवा उसी तरह एक बेहतरीन माशरे का फ़र्द बन सकती है, एक यानी कि हेल्पफुल पर्सन बन सही। सकती है जो हमें बता सकती है। अच्छा, अभी हम ये बात करते कि ये वाकई निकाह वाला पहलू बिल्कुल बहुत अहम है। अगर ये करा दें तो सारे मसाइल तो पहली फुर्सत में ख़त्म हो जाएंगे, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ और ये सारे आना मैं एक शुरू हो बड़ा जाएंगे। अहम पॉइंट जी, रेज जी, करना बोलिए। चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मर्दों से को खुदा का खौफ करो मर्दो यार। 4 निकाह करने हैं, जो हुजूर की सुन्नत है जी मैं करूँगा। और यार माशरे में इतनी बेवाएँ पड़ी हैं, तुम्हारी माँ जाके कोई बेवा तुम्हारे लिए क्यों नहीं तलाश करती? कोई मुतल्लका तुम्हारी लिए क्यों नहीं तलाश करती? तुमने दूसरा ही निकाह करना है ना, ज़रूरी है कि कोई दूसरा निकाह किसी कवारी से ही किया जाए? नहीं, उससे भी हाँ, छोटी से छोटी छोटी लड़की से ढूंढ के छोटी से लेकर किया आना जाए। चाहते हैं कि जो है ना तो लेकिन वही वाली सुन्नत ये पूरी करनी है। लेकिन आपने अपने अभी बात के आगाज़ में कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखो कि अम्मा आयशा के अलावा जितनी भी ख़वातीन आई वो सब इसी तरह से थी। और ये 4 शादियों का हुक्म भी इसीलिए दिया गया, किसी दिन मैं ये सेपरेट टॉपिक रखूँगी, ये 4 शादियों का जो हुक्म है वो भी इसीलिए दिया गया है भाई कि माशरे में, सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए मर्दों के ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि बेवाओं को, नादारों को, ये जो ख़वातीन जिनको ज़रूरत है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की, उनको वो फिज़िकल सपोर्ट की वो दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा ट्रेंड बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, मोहब्बतों की शादियों में पड़े हुए हैं तो वहाँ पे दूसरे निकाह हो जाते हैं। बहरहाल ये एक अलग सेपरेट टॉपिक है, किसी दिन ज़रूर रखेंगे। शुजा, इसको नोट डाउन ज़रूर करना बेटा। अच्छा जी, जब बात कर रहे होते हैं ना तो रज़िया साहिबा, अभी हम बात कर रहे थे कि क़वानीन क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसे अलामा साहब ने भी फरमाया कि घरों से जो है ना वो निकाल दी जाती हैं, अम्मा अब्बा भी कह के बिठा लेते हैं कि हमारे ऊपर 2 रोटी भारी नहीं है। लेकिन असल में कानून के मुताबिक इनको किस तरह के राइट्स मिलने चाहिए? हमने सेक्शन 4 का भी आप ब्रेक में भी जिक्र कर रही थी, वो है क्या? इसके मुताबिक क्या जो है ना वो राइट्स मिलते हैं खातून को? देखिए, सेक्शन 4 जो है फैमिली लॉज के अंदर इंडक्ट की गई थी और ये थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड रही इस हवाले से कि इस्लाम के अंदर प्रीडिसीज सन का जो है वो राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है प्रीडिसीज सन का नहीं दिया गया। लेकिन क्या है कि जब हमारे माशरे में ऑन द होल अगर देखें जिस तरह का सलूक बेवाओं और यतीमों के साथ हो रहा है और होता चला आ रहा है, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए लेजिस्लेचर ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन की। ये एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम है जो किया गया और इस पर लेजिस्लेशन हुई और इसमें प्री डिसीज सन का जो हिस्सा था विरासत के अंदर अपने पेरेंट्स की, वो उसी तरह से रखा गया कि जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी में रिसीव करता, तो वो हिस्सा
जो कि वो अपनी ज़िंदगी में रिसीव करता है वो उसकी मौत के बाद उसकी बेवा और बच्चों में तकसीम कर दिया जाएगा। वैसे स्पेसिफिकली ये कि बच्चों का जिक्र है सेक्शन 4 के अंदर कि जी सेक्शन 4 के तहत बच्चों को जो है वो यतीम बच्चे जो हैं उनमें बाप का जो तरका उसकी ज़िंदगी में उनको मिलता, जो विरासत मिलती, वो उसके मरने के बाद जब उसके दादा दादी का इंतकाल होगा तो वो उसी तरह से उसको इनहेरिटेंस के तौर पे उसको मिलेगी। इसी तरह से माँ के अगर प्री डिसीज़ माँ हो गई और उसके नाना नानी का जो उसमें विरासत में जो नाना नानी की जायदाद में जो हिस्सा बेटी है, का जो हिस्सा हाँ होगा बेटी का basically हिस्सा उनकी, वो हाँ। इसी तरह से वो नवासा को, नवासी को मिलेगा। ये सेक्शन 4 है और इसके ऊपर अभी तो फ़िलहाल शरीयत कोर्ट ने इसको गैर शरई करार दिया है कि जी ये मुतसादिम है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट में ये अभी तक स्टे ऑर्डर है इसके ऊपर। सही। अच्छा, शरीयत जो है ना वो फाइनेंशियल इनहेरिटेंस के बारे में क्या कह रहा है, यानी ये जो जायदाद के मामलात होते हैं बेवाओं के लिए, उनके बारे में शरीयत क्या कहती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन पहले वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। अल्लामा साहब, शरीयत में क्या है ये जो जायदाद का मुंतकिल होना है, बेवा जब हो जाए खातून, तो उसके लिए क्या कहता है इस्लाम? देखें, मर्द जब फौत हो जाता है तो उसकी जायदाद का तरका किया जाता है, उसकी औलाद में, उसकी बेवा में। सबसे पहले तो यही दो इसके हकदार हैं कि इनमें, इसके बच्चों में और इसके बीवी में ये बांटा जाता है। इसका बाकायदा एक शरीयत ने उसूल मुरतब किया, फार्मूला बनाया है कि जायदाद, मिसाल के तौर पर अगर शौहर मरा है, वो एक बेटा, एक बेटी और एक बेवा छोड़ के मरा है, तो बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है और उसी के बाद 1 हिस्सा माँ का है, यानी उसकी बेवा का है। तो ये इस हिसाब से फिर उसके हिस्से बना करके उसकी जायदाद को उसके ऊपर तकसीम कर दिया जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि बेवा, अव्वल तो उमूमन माँ जो बेवा होती है ना, वो या तो अपने बच्चों को बख्श देती है, अपना हिस्सा दे देती है, जी मेरा हिस्सा दे दो, या फिर वो क्या होता है कि उसके ऊपर प्रेशर होता है अगर ज़्यादा माल वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल रिसेंट की, ये भी 3-4 दिन पहले की इस्लामाबाद की मुझे कॉल आई कि जी इस तरह है मेरे, और उस इत्तेफाक से उस साहब की वफ़ात पे मैं हॉस्पिटल गया था, उनको कैंसर था, मेरे सामने ही समझें, मैं निकला हूँ थोड़ी देर खबर आ गई जी उनकी वफ़ात हो गई। बहुत बड़े उनके बागात, बड़ी इनकम, साल के कोई 12-15 करोड़ रुपये का उनका ठेका होता था फ्रूट के ऑर्चिड्स का ना उनके। तो आज उसकी वफ़ात को मेरे ख्याल है 9 साल हो गए, 9 या 10 साल उस शख्स की वफ़ात को। अच्छा। लेकिन ना उसके बेटे को, ना उसकी बेवा को किसी भी साल में उनका हिस्सा नहीं दिया गया। वो मुझे कह रही थी मैं क्या करूं। मेरे भाई और मेरी माँ कहते हैं कि छोड़ दे, ये जालिम लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, ये तुझे मरवा देंगे, कत्ल करवा देंगे तुझे, तेरे बेटे को। एक ही बेटा उसका बेचारा। मैंने कहा नहीं, आप अपना हक लो। फिर बहरहाल उसने को पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड खातून है, उन्होंने बहरहाल जिस ही तरह भी चाहा कोर्ट के ज़रिए, कानून के ज़रिए थे। अब यहाँ मैं एक बहुत माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा, इसको खुदा के वास्ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना समझा जाए। जो जज हजरात बैठे हैं उनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि इंशाअल्लाह अनकरीब ये भी मरने वाले हैं, ये भी कब्र में जाने वाले हैं। ये कब्र जो किसी की या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा, ये भी उनको मद्देनजर रखना चाहिए। क्यों किसी बेवा को उसका हक क्यों नहीं दे रहे? इसलिए कि उसके ससुराल वाले पावरफुल है, पैसे खिला देते हैं, ब्राइबरी कर देते हैं, अपने हक का, अपनी मर्जी का, अपनी मंशा का वो जो है ना वो फैसला ले लेते हैं। फिर वो बेचारी दूसरे कोर्ट में भागती है, वो अलग उसको 2-4-10 साल उनको जलील और रुस्वा करवाता है। व्हाट इज दिस? ये नहीं होना चाहिए। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा, जिनको हम हनफी कहलाते हैं, 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो उनमें से सबसे बड़े इमाम हैं, उनको जब खलीफा ने कहा कि मैं आपको काजुल कुज़ा, यानी मैं आपको चीफ जस्टिस बनाता हूँ ऑफ दी पूरी इस्लामी उम्मा का, कहने लगे क्या तू मेरे दुश्मन हुआ है? मैं अपनी आखिरत खराब कर लूँ? मैं चीफ जस्टिस बन के अपना एक भी अगर मेरा गलत फैसला हो गया, मैं तो गया जहन्नम में। इतना उनको खौफ। और यहाँ हम पीछे भाग रहे होते हैं कि जी हमको जस्टिस या चीफ जस्टिस बनाओ। खैर, इट इज़ नॉट आवर टॉपिक। हमारा ये है कि ख़वातीन या जो बेवा है उसको भी अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। सही। वो नहीं, वो मजलूम में करबला बन करके चुप करके बैठ जाती हैं, हाँ जी हूँ मैं की करा। नहीं,
कैसे करेंगी मसला अब कोर्ट में जब हम जाते हैं तो भाई पैसा चाहिए, लॉयर को खिलाने के लिए भी पैसा चाहिए, इस सारी प्रोसीडिंग्स के लिए भी पैसा चाहिए। जहां माँ बाप ये कह रहे हैं भाई तेरी 2 वक्त की रोटी भारी नहीं है, तुम्हारे बच्चे को भी खिला देंगे। अब जब घर जाती है माँ के पास या बाप के, उसके बच्चे को भी एडमिशन कराना है, पढ़ाना भी है, खिलाना भी है, 10,000 मसाइल हैं। तो ये मैडम कैसे एड्रेस होंगे जब फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो कैसे होगा हमारे पास? मुझे तो कोई रास्ता वाकई नज़र नहीं आता। इसमें मैं समझती हूँ कि स्टेट को अपना रोल प्ले करना चाहिए और स्टेट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और शरीयत के अंदर बैतुल माल का क़याम जो है वो इसी तरह से अमल में नहीं लाया गया कि जी वो उसके अंदर बैतुल माल का क्या पर्पस क्या है। बैतुल माल का पर्पस यही है कि यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की खबरगिरी की जाए, उनकी दाद रसी की जाए, उनको वहाँ से सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। कितनी ऐसी खवातीन आई हैं जिनको बैतुल माल से सपोर्ट मिली और आपने उनके केसेस लड़े और उनको मैं जीत भी मिल गई हो। से लास्ट 30 ईयर्स से आई एम इन प्रैक्टिस, आई एम दी एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 30 साल के अंदर नॉट अ सिंगल वुमेन केम टू मी कि जी उसको कहीं से किसी ने कुछ सपोर्ट कर दिया हो। कहीं से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। मेरे पास ख़वातीन आती हैं या अपने पेरेंट्स के साथ आती हैं या इंडिविजुअल बेसिस पे भी खुद, जो बेचारी उनके पीछे कोई देखने वाला नहीं है, पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया हुआ है और ससुराल ने भी धक्का मार के बच्चों के साथ निकाल दिया होता है उनको और पूरी जायदाद पे काबिज़ हो चुके होते हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रही होती हैं। तो जब वो मेरे पास आती हैं तो बहुत कस्मा पुरसी की हालत में होती हैं और वो डेफिनेटली बीइंग ए वुमेन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और शरई ज़िम्मेदारी भी है कि वकील जो है दुनिया में अल्लाह का नाइब है। तो वकील जो है एक वाहिद पेशा है कि जो इसमें अल्लाह भी है या वकील हो। तो हमें बहैसियत वकील उस वक्त बहैसियत इंसान बन के सोचने की ज़रूरत होती है, वकील बन के सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हम किस तरह से इंसानियत की जो है वो केयर कर सकते हैं, उनको किस तरह से सर्व कर सकते हैं। सही। तो हमें चाहिए कि जो वकला के पास इस तरह की ख़वातीन या बच्चे आते हैं कि जिनको ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, जिनके वरासत के मसाइल हैं और उनके पास फाइनेंशली आपको फ़ीस देने के लिए नहीं है, तो आप उनके ऊपर थोड़ा सा जो है ना रहम कर दें और उनको जो है विदाउट पेइंग दी फ़ी आप उनका केस ले लीजिए। कोई मुश्किल केस नहीं होते हैं ये। बस बात यही है ना कि थोड़ी सी रियायत दे देंगे, उनका काम हो जाएगा। तो वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि जी ठीक है हम आपको बाद में पे ऑफ कर देंगे कुछ, लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि इतनी भी छूट लोग नहीं देते हैं कि वो अपना जो ना केस ही लड़ सकें। बहरहाल हमारे यहाँ किसी एक का मसला नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक का मसला है, सिस्टम का मसला है। थैंक यू सो मच शहरयार दाऊद साहब, आपने वक्त दिया, रज़ी साहब आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वैकेंट सिटी है 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, इस वक्त हमें यहाँ पर बड़े कलरफुल से ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं और हम देखते हैं ना कि सीजन्स आते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो बहुत सा आज छुट्टी का दिन भी होता है तो ज़रा जो ना शॉपिंग जिन्होंने अभी ईद पे की होगी, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह ऐसे भी हैं जो ईद के बाद सोचते हैं कि यार अब कुछ और शॉपिंग तसल्ली से कर लीजिए कि बाज़ारों में बहुत रश होता है। तो आइए ज़रा देखते हैं आज किस तरह के ड्रेसेस हमारे पास यहाँ पर हैं। कमल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो कमल मनोज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक। तो कंवल जो ना बहुत सारे प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेकर यहाँ पर आई हैं, तो कंवल से उनके कपड़ों के बारे में भी पूछेंगे किस तरह के ड्रेसेस इन हैं। लॉन्ग फ्लेयरी ज़्यादा मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं और ये तो हमेशा खैर खूबसूरत ही लगते हैं। तो इस वक्त किस किस तरह के डिज़ाइन हैं कंवल, कुछ अपने ड्रेसेस के बारे में बताइए। डिज़ाइनिंग तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, कस्टमाइज डिज़ाइनिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में इतना हम शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी हम खुद ही है, बनाने वाले भी खुद हैं, तो हमारे पास तो डिज़ाइनें बहुत ज़्यादा होती है। और ये आपके सामने भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे ड्रेसेस। कुछ ड्रेसेस दिखाएं अपने जो कि हम देख सकते हैं और उनको फिर ये देखें। अरे वाह ज़बरदस्त, पार्टी वेयर है ये तो बड़ा अच्छा। और कलर कितना खूबसूरत है। हाँ, इसमें आपको कस्टमाइज भी आपके पास ऑप्शन भी दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये हैंडमेड सूट होते हैं और ये होते भी लॉन्ग लेंथ में, फॉर्मल में भी बहुत अच्छा। इसका दूसरा कलर भी लगा हुआ है ना, वो भी डिजाइन अलग है क्या? दूसरा कलर ऐसा है कि इसका डिजाइन भी चेंज, थोड़ा सा कोट स्टाइल में आ गया ना। कोट स्टाइल में ये काफी इन है फैशन में अभी ना। इसके ऊपर कोरा और वो सॉरी गोटा है, गोटा और मोती का काम किया, आरी वर्क के ऊपर है, ये पूरा नेट के ऊपर है।
अब एक ये आता है, ये भी आजकल बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है। ये एप्लिक है क्या? नहीं, ये बुर्श प्रिंट है, सारा हाथ का प्रिंट होता है। ये आपने हाथ से किया या करवाते हैं आप? ये करवाते हैं हम लोग। ये नया है, ये मैं भी और इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत ये दुपट्टा है, फिर इसके शर्ट है, ये देखिए वेरी नाइस। इसका दुपट्टा तो बहुत यूनिक है। कलर भी है इसमें, 3-4 कलर्स भी होते हैं इसमें, साइजेस भी होते हैं हमारे पास। तो फिर एक ये आता है, ये प्योर के ऊपर है पूरा। ये कपड़ा कौन सा है? प्योर सिल्क है? 80 ग्राम प्योर सिल्क है। वेरी नाइस। ये तो कलर ही इतना खूबसूरत है। आज मैंने इसकी मैचिंग का कुछ पहना हुआ भी है लेकिन ये दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। ये पार्टी वेयर में तो बहुत इसके ऊपर आप मेकअप करें कुछ भी तो आप बहुत हसीन लगते हैं। इसमें भी कलर्स होते हैं, साइजेस होते हैं, 5-6 कलर्स हैं। अब एक ये वाला सेल है, ये मैं अभी देख रही थी। ये भी ये अजरक पे? हाँ अजरक, ये मोडाल सिल्क है। अच्छा, हाँ ये लाइक प्योर सिल्क ही कहलाता है ये भी। वेरी नाइस। और ये तो यहाँ का मटेरियल मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्यों ये जो मटेरियल है ये क्यों मिलना मुश्किल है? इंडियन है, यहाँ का नहीं है, लोकल नहीं है। तो ये आम फिर आप मार्केटों क्या में भी करती आपको नहीं हैं? मिलेगी। किस तरह से मंगवाती हैं? इंडिया से मंगवाती इंडिया से ही हैं? आती है। और ऑर्डर्स वगैरह फिर अगर आपको करना हो? ऑर्डर ये इसमें भी ये भी कस्टमाइज बनते हैं, जैसे साइज होते हैं, किसी का स्मॉल होता है तो किसी का मीडियम होता है तो किसी का, और ना ये पूरा लॉन्ग होता है ऐसे। अच्छा, ये जो चीज़ है इसके ऊपर कोई ना वो सेपरेशन नहीं हुई हुई, नहीं ना, यानी जोड़ तोड़ नहीं है, लाइक अपने बॉर्डर में मेरे स्टाइलिंग आप नहीं की है डिजाइनिंग में, तो ये कपड़े में करवाया है या मिला ही इस तरह? ये चीज़ मिला है ही इसकी- ऐसे, ये ये पूरा ऊपर से दिखा, इसका जो बॉर्डर है ना, ये चीज़ इसकी खूबसूरती। एक तो इतनी बड़ी इसकी लेंथ है, ये तो मतलब मेरे लिए ही बना है ऐसा लग रहा है लंबी ये बना बनता ही इस लॉन्ग लेंथ, और इसका लुक है ही लॉन्ग लेंथ में, शॉर्ट लेंथ तो में ये इतना किस अच्छा तरह नहीं। मतलब ये फैब्रिक में इस तरह से आता है या करवाती हैं वहाँ पे? नहीं, या ये print फैब्रिक आपको मिलता है आते इस तरह? नहीं, ये इसी तरह से ही आते हैं। इनके अच्छा। दुपट्टे आते हैं, फिर ये दुपट्टों से बनते हैं। और इसके साथ दुपट्टा है? नहीं, दुपट्टा नहीं, ट्राउजर, क्योंकि इसके साथ दुपट्टा तो कोई भी प्लेन ले सकता है, क्योंकि हर कोई क्या अपनी चॉइस का लेता है। ब्लैक के साथ भी चलेगा, मैरून के साथ भी चलेगा। अब एक ये सूट आता है, अच्छा, ये देखें, इसका भी दुपट्टा। ये दुपट्टा कौन सा फैब्रिक है, कितना खूबसूरत? ये कहलाता है कानी सिल्क। ये कहाँ, पाकिस्तानी है? नहीं, इंडियन। ये तो यहाँ मिलता भी नहीं है, बहुत से लोगों को इन चीज़ों का पता भी नहीं नहीं, होता ये है। कानी सिल्क तो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और ये शर्ट भी, और ये बना हुआ ही जितनी होता भी है इस तरह? विविंग जितनी भी हुई है ना, जिसमें आपको ये मल्टी कलरफुल नजर आता है, ये सारा खड्डी का काम होता है, हाथ का काम होता है। ये दुपट्टे पे भी सारा हाथ का काम दुपट्टे है? पे भी सारा हाथ का काम है। ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल भाई। और ये तो मेरे ख्याल से प्लेन शर्ट पे ये दुपट्टा ही हाँ, पहनते ऐसे हैं। दुपट्टे भी बहुत आते खाली हैं। दुपट्टा भी मिल जाता खाली है? क्या दुपट्टे प्राइस भी- होती है कमल उसकी खाली इनकी दुपट्टा तो लेने? प्राइजेस तो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फिर कस्टमर हैंडमेड होती है। ये दुपट्टे की स्टार्टिंग प्राइस भी 12,000 से होती है। और फिर इस सूट की तो 28,000 भी होती है, 20,000 भी होती है, 30,000 भी होती है। और जैसे ये रेड वाला ड्रेस है जो अब आप, इसकी ये क्या प्राइस होगी? ये 28,000 का है। अच्छा, हाँ, इसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है, कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। सही। साइज जो आप लोगों को बनाना है वो बना और ये सकते जो हमारे पाकिस्तानी फैब्रिक के साथ ड्रेसेस आपने बनाए हुए हैं, जैसे ये हुआ, ये लाइम कलर, ये रुक जाए भी, पहले इनके तो बारे में बताएं। ये मरून वाला हुआ या लाइम ड्रेस जो आपने दिखाया था, इनकी क्या प्राइसेस हैं जिनमें हैंड वर्क हुआ हुआ है? ये जो पूरा ये कोरे दबके का भी जिसके ऊपर काम किया हुआ, ये पूरा मेहरून वाला, इसकी प्राइस जो है ये 19,000 रुपीज़ की है, क्योंकि इसके साथ दुपट्टा भी है। अच्छा, लिखा है इसका दुपट्टा दुपट्टा छन सा है। ये बेसिकली उस तरह है कि आप बरी वगैरह में रख लें, हाँ, उसमें भी रख या अपनी शादी ब्याह के ड्रेसेस में ऐड कर लें। और दुपट्टा भी आपके पास इसमें भी ऑप्शन मिलता है, अगर चाहें तो आप हैवी दुपट्टा भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप लाइट दुपट्टा भी लगा सकते हैं। ये तो कस्टमर की अपनी चॉइस होती है। और फिर आप ये देखें, ये प्योर शिफॉन के ऊपर है, ये भी कस्टमाइज होता है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। सही सही। ये लेस लगी हुई है इसके दुपट्टे में सारी? हाँ, ये सारी लेस लगी हुई है। अब ये वाला एक सूट देखिए, ये डिफरेंट है। हाँ, ये हमारी प्रोडक्शन अपनी होती है। इसमें ये क्या एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, सितारे वगैरह भी क्योंकि इसमें ऐड हुए हैं? सीक्वेंस भी होती है। हाँ ना, ये सारा ये प्रोडक्शन सारी हमारी अपनी होती है। जो यहाँ की मोस्टली जितनी भी प्रोडक्शन है हमारी, वो सारी हमारी। ये फैब्रिक क्या है, कौन सा ये फैब्रिक रॉ है? सिल्क है, पाकिस्तानी रॉ सिल्क है। तो ये पाकिस्तानी रॉ सिल्क जो है वो गर्मियों के लिए सूटेबल है? अच्छा होता है, इसका फॉल बहुत अच्छा होता है पहना हुआ, लोन से इसका बहुत अच्छा फॉल आता है। और ये ऐसा नहीं है कि गर्मी में पहन नहीं सकते या गर्मी कराएगा, ऐसा नहीं होता है। कपड़ा अच्छा क्योंकि इसमें जो ना कंफर्टेबल कपड़ा, लाइनिंग के बगैर आप तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, लाइनिंग आपने भी लगवाई दी आप होगी। देखें लाइनिंग इसमें कितनी। लाइनिंग का कपड़ा कौन सा लगा, मलाई क्या है? नहीं, ये कॉटन, लाइनिंग का कॉटन सिल्क, कॉटन कॉटन सिल्क। कॉटन सिल्क। अच्छा, मलाई चुभता है ना अंदर, मलाई तो वो बिल्कुल लोकल मटेरियल में फिर आ जाता है, वो हर कोई यूज भी नहीं करता, पहन भी नहीं सकते। कॉटन सिल्क सही है। तो वो ज्यादा बहुत सारे कंफर्टेबल इनर होता है। वाले कपड़े क्या होते हैं,
वो जब धुलते हैं ना तो वो अजीब इनर कहीं भाग जाता है उसका और खुद कपड़ा कहीं हो जाता है। अब ये शिफॉन के ऊपर है, जैसे मैंने अभी इसका दूसरा कलर मैंने खुद ने पहना ओ हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल आपने ये वैसा ही है। अब ये भी हमारी अपनी प्रोडक्शन है। साइड इसकी में क्या प्राइस है? ये 9,000 रुपीज़ का है। 9,000 का। और जो आपने पहले दिखाया वो जो ब्लू और वाइट है, ये भी सेम प्राइस है, 9,000 रुपीज़ वाला है। ये भी ये सही, वाला सही, भी। सही। सूटों में तो हमारे पास और भी बहुत सारी वैरायटी है। आजकल ये भी कुरेशिया पे भी बहुत चल रहा ये है। वाइट में भी बहुत है ना आजकल। हाँ, लोग एक- इसका गरारा भी बहुत बना रहे हैं। हाँ, मैंने ये डाई देखा। हो जाता है ना फिर कलरफुल में। कि मैंने तो इसमें 4 कलर करवाए थे। अच्छा, इसी ड्रेस में? इसी ड्रेस में 4 कलर भी करवाए थे। सही, जबरदस्त। दुपट्टा इसका भी नहीं रखा है। अब दुपट्टों में हमारे पास इतनी वैरायटी होती है, इतनी ये भी वैरायटी। मुझे इंडियन ही लग रहा है। हाँ, अब ये देखिए, इस पे ये दुपट्टा इंडियन है, लेकिन इस पे काम सारा मैंने यहीं पे ही करवाया, हमारे अपने अड्डे पे ही हुआ है। अच्छा, आपने ये वहाँ से सादा मंगवाया और फिर काम तो काम करवाया। यहाँ करवाया है। हाँ। ये जो चीज़ आ रही है ना, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। ये जो चीज़ इसमें आ रही है, जो ये इसका अजरक border आ रहा है और ना। चुनरी है, ये भी इस मॉडल है। तो अजरक और चुनरी तो हमारे यहाँ भी बहुत अवेलेबल है सिल्क में। लेकिन ये फैब्रिक नहीं मिलता है ना यहाँ। ये फैब्रिक सिल्क है, हाँ, ये सिल्क है, ये मॉडल सिल्क यहाँ नहीं मिलता है। तो क्यों हम नहीं कर पा रहे सिल्क पे काम? हमारे यहाँ अजरक में मिल जाते हैं। अब जैसे ये वाला कपड़ा है ना, हम चाहें तो इस पे ये प्रिंट करवा सकते हैं, अजरक प्रिंट। अजरक पे। तो क्या इसमें और उसमें क्या फर्क आएगा? फर्क ये आएगा, हमारे पास ये जरी नहीं है, ये बॉर्डर नहीं बन सकते। ओ, काफी ऐसी चीजें जो क्योंकि यहाँ ये इसकी खूबसूरती इसी मुझे भी से है। ये चीज बहुत प्यारी लग रही है और जो ये इससे आ इसी से रही है। पता भी चलता है कि ये इंडियन है, यहाँ का लोकल नहीं ये है। तो मैं पहन लूँ तो मेरे तो सूट में आज जा रहा है। लाओ दिखाओ यार मुझे। है कितना माशाल्लाह। इसमें और भी बहुत हैवी हैवी दुपट्टों की तो हमारे पास बहुत अच्छी कलेक्शन होती है, जिसमें प्लेन सूटों के साथ आजकल बड़े इन है। हाँ, ये देखें, अगर मैं इसको भी मतलब आप किसी भी सूट के साथ दिखाओ यार, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ ये कैसा लग रहा है। वेरी नाइस। अच्छा जी, अभी ये देखते, मैं पहन सकती हूँ ना इसको? हाँ, थोड़ी हाँ, देर? क्यों नहीं, अभी पहन देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। फ्रेम बना रहे। वैसे ये हर सूट्स के ऊपर ना बड़े, वाह भाई वाह, ये देखें, सुबह ही आ जाती हैं आप जल्दी। अच्छा, और कंट्रास्ट के साथ कितना कंट्रास्ट के प्यारा साथ लग रहा और है ना, ज्यादा इस तरह इनहेंस से, होता है, बल्कि पीस और खूबसूरत लगता तस्वीरें हैं ना, अभी इसमें ही बनाऊंगी। अच्छा लग रहा है, नाइस, वेरी नाइस। तो ये दुपट्टा कितने का होगा? है। ये दुपट्टा नॉर्मली दुपट्टा 12,000 का होता है। ये खाली दुपट्टा? खाली दुपट्टा। फिर उसके ऊपर अब हैंडवर्क तो सबकी अपनी हाँ, choice नहीं होती ये है। तो है ना, क्योंकि सारा काम हैंडवर्क तो हुआ हुआ है इसके ऊपर, ये जिसका बात तो। अब कम भी करवा सकता है, ज्यादा भी करवा सकते हैं। दुपट्टे ऐसे दुपट्टे सेम, इसमें और हैवी दुपट्टे भी है, जिसकी रेंज 50-50 हज़ार भी है। अच्छा, तो वो फुल काम हो वो जाता फुल होगा ना काम, उनके जिस पे ऊपर। सारा कोरा दबका भी होता है। सही सही सही। ओके, ये फ्रॉक स्टाइल में आ गया है, ये शमाइला तुम्हारे लिए आ गया है। वाह वाह वाह, वेरी ना, बहुत अच्छा है इसका जो है ना फॉल है। और ये मेरे ख्याल से समर्स में तो ये हाँ, बेस्ट ये है। तो अभी बहुत- जैसे बकरीद गुजरी है, हाँ, उसके या लिए कोई उसी लाइट सा ओकेजन होता है, तो फिर उसमें ये अच्छे लगती हैं ये चीज़ें ना, लाइट लाइट। फैब्रिक लॉन है? हाँ, लोन है, प्योर लोन के ऊपर है ये। चिकनकारी प्लस डिजिटल चिकनकारी के साथ है। ये भी फुल लॉन्ग लेंथ पे, इसमें भी कलर भी हैं, साइजेस भी होते हैं। इसके क्या प्राइस होंगे? ये वाली 12,000 की है। एक मुझे ये आइस ब्लू टाइप का कुछ दिख रहा है, एक्वा ब्लू। हाँ, ये कलर बहुत खूबसूरत है। ये चिकन का है, ये भी हैंड ब्रश प्रिंट है, ये भी सिल्क के दुपट्टे के साथ। अच्छा, ये ब्रश पेंट जो करते हैं ये वॉश होने के बाद होता है या उनको सिर्फ ड्राई क्लीन कराओ? ड्राई क्लीन ही होता है। वॉश करेंगे वॉश वैसे तो से उतर वैसे जाएगा। तो नहीं हटता, नहीं है। जो पक्के कलर होते हैं वो तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते यही है कि भाई क्या ड्राई क्लीन रखें। और दुपट्टा जो है ये सिल्क का है। आपने दिया? हाँ, ये इसके मीडियम साथ? सिल्क के ऊपर है। अच्छा, ये चीज़ मैंने नहीं देखी सिल्क के दुपट्टों में पहले। ये करवाई है आपने या मिल हाँ, रहा है अब ये तो आते हैं, अब करवाते हैं ना हम तो। जितने भी दुपट्टे होते हैं ना, हम कस्टमाइज हमारे अपने होते हैं। अच्छा। हम बने बनाए मार्केट से खरीद के अपने सूटों में नहीं लगाते। फिर प्रोडक्शन सारी हमारी अपनी होती है, मैन्युफैक्चर हम खुद ही हैं। सही, ज़बरदस्त। तो फैब्रिक वगैरह, दुपट्टे वगैरह, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग हम खुद ही करते हैं, हाँ ना। और ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ डिज़ाइन। आप पेज जो विजिट करते हैं हमारे पे, जो रेगुलर हमारे क्लाइंट है, देखते हैं, उनको पता है कि हमारी चीज़, हमारी क्वालिटी। कहाँ आपके पेज की डिटेल्स भी बताएं ज़रा लोगों को जो देखना चाहें तो। दरक्षा डिज़ायर के नाम से हमारा पेज है, और आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको कस्टमाइज़ करवाना है तो वो कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। अब ये कॉटन लॉन के ऊपर है, लाइट सा है और बिल्कुल आप मतलब ये वही है जो आप किसी ओकेजन पे भी पहन जाए। ये इसका दुपट्टा बहुत प्यारा दुपट्टा है, वेरी नाइस। हम सबसे ज़्यादा फोकस दुपट्टों पे ज़्यादा करते हैं। दुपट्टे हमने
कोशिश ये करते हैं अच्छे से अच्छे दुपट्टे हो। अच्छा, उम्मन जो है ना वैसे डिजाइनर्स का फोकस इतना दुपट्टों पे नहीं होता है, सादे वो दुपट्टे होते ऑर्गेन्जा हैं। के होते हैं और हमारे दुपट्टे आपको शिफॉन पे मिलेंगे। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे से तो नफरत है मुझे, बहुत ज़्यादा, वो एक तो मुश्किल टिकते कर नहीं देता है है, वो उसको संभालना पहनना, बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पहले पूरा सूट देख लेती हूँ, एंड में ऑर्गेन्जा दुपट्टा निकलता है वहीं छोड़ देती हूँ ना, ये नहीं और लेना। अब एक और भी बड़ा लॉजिक निकाला हुआ, समझ ही नहीं आता, दुपट्टे के अलग कर दिए, ट्राउजर्स अलग कर दिए। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा पूरा 3 पीस कम्प्लीटली मिलेगा आपको। ये चीज़ है ना, ये वाकई बड़ा बहुत अच्छे आपके ड्रेसेस हैं। बैठे हैं रक्षा, तो ये जैसे आप कलर कस्टमाइज़ कराना चाहें, एम्ब्रॉयडरी वगैरह में कुछ कस्टमाइज़ कराना चाहें, तो आप किस तरह से जना वो करते हैं? कलर कस्टमाइज जो होते हैं ना, जो एम्ब्रॉयडर्ड जितने भी पीस है, उसमें ये होता है कि हमारे पास क्वांटिटी बनती है, हम सिंगल पीस नहीं बना सकते। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम लोग होलसेल में डील करते हैं मोस्टली। सही। तो कहाँ कहाँ जो जा रहा होता है आपका जो है शिपमेंट्स वगैरह? सबसे ज़्यादा तो हमारा USA है, UK है और कनाडा है, लंदन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, हर जगह पे जाते हैं। होलसेल में आप बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट ज़्यादातर, करते हैं, बिल्कुल। और पाकिस्तान में कोई आउटलेट वगैरह आप लोगों ने लिया है या नहीं, अभी ऑनलाइन चल रहा है? वेयर हाउस है हमारा। सही। कब से स्टार्ट किया आपने और कितना टाइम हो गया ये आपको? तो ऑलमोस्ट हमें 10 साल हो गए। अरे वेरी नाइस। तो बाय पैशन स्टार्ट किया था या किसी की जो है लेगेसी को कंटिन्यू कर रही हैं? नहीं, मैंने तो ऐसे शौक से बैठे बैठे ही स्टार्ट किया था, अल्लाह ने साथ दिया। नहीं, ज़बरदस्त काम, बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव जो है ना वो आउटफिट्स हैं, वेरी नाइस और बहुत डिफरेंट भी हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। आपसे यहाँ पर इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर आपको पेज की डिटेल्स भी आ गई हैं, उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह ने के बाद।